और आज भी फिर नई ऊंचाइयों पर कारोबार 23,000 के ऊपर इंडेक्स निकला है, मोमेंटम जारी है। अच्छा, इस बीच हम इंडेक्स से थोड़ा हटकर हिंडाल्को जो ऑफ कोर्स निफ्टी का बड़ा कंट्रीब्यूटर है और साथ ही अशोक लेलैंड जो वायदे का टॉप ट्रेड भी माना जाता है, उनके नंबर्स आपके सामने पेश कर देते हैं क्योंकि अभी अभी आए हैं। पहले हिंडाल्को स्क्रीन पर रखेंगे जहां पर एबिटा में आप देख रहे हैं 6,681 करोड़ का आंकड़ा। तो उम्मीद यहाँ पर एबिटा में 25% तक का इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू के फ्रंट पर फ्लैटिश रेवेन्यू है, 55,994 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने किया है डिलीवर। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो उसमें बढ़त देखने को मिली है, 2,411 करोड़ से बढ़कर आंकड़ा आया 8,174 करोड़ का, 1.5% ऊपर, इसीलिए वो काउंटर। मार्जिन्स 9.5% से बढ़कर 12% पर आए हैं, इंप्रूवमेंट है, अच्छा परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं हिंडाल्को ने दरअसल किया है पोस्ट ऑपरेशनली मजबूती और ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब रेवेन्यू क्यों फ्लैट है उसकी बारीकियां आगे निकल कर आएंगी। साथ ही साथ आपके लिए लेकर आते हैं अशोक लेलैंड का ट्रेड। अशोक लेलैंड के केस में मुनाफा आया है करीब 900 करोड़ का वर्सेस एक्सपेक्टेशन 920 करोड़। एक वन टाइम लॉस है 70 करोड़ का, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। लेकिन बाकी नंबर्स देखिए, 11,266 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है डिलीवर, 11,275 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। एबिटा में करीब 1600 करोड़ के आसपास से आंकड़ा आता हुआ तो 1592 करोड़, जहां पर अनुमान 1508 करोड़ का था। ऑपरेशनली एक अच्छा बीट देखने को मिला है और मार्जिन्स भी आप देखिएगा 14.1%, एक्सपेक्टेशन 13% के आसपास की मार्जिन्स की थी। तो अशोक लेलैंड ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर, मजबूती देखने को मिली है और हिंडाल्को से भी कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। ये दो ट्रेड्स होंगे जिन पर आपकी नजरें होंगी अब अगले 1.5 घंटे के कारोबार में। यहाँ पर जानकारों से भी बातचीत करेंगे। दोनों ही स्टॉक्स 1 से 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, नतीजे बढ़िया हैं। इन पर आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन इंडेक्स क्या इशारा कर रहा है? कंस्ट्रिंग आज फिर सुबह में कुछ हल्का कंसोलिडेशन देखने को मिला और ये एक्सपेक्टेड था और उसके बाद एक अच्छी छलांग और अच्छी रिकवरी दिखाई है मार्केट ने। 23,019 तक का हाई इस समय हमने देखा है, उसके आसपास ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। होपफुली क्लोजिंग 23,000 के ऊपर हो जाती है तो और भी बढ़िया। वीरू, कैसे पढ़े आज की क्लोजिंग को? गुड आफ्टरनून हर्षदा। आई थिंक पहले तो मैं जिस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ वो है बैंक निफ्टी अब डे हाई के क्लस्टर पर आके खड़ा। हर्षदा, एक चीज़ एज ए ट्रेडर नज़र रखिएगा कि बैंक निफ्टी को पुश करता हुआ इस वक्त दैट्स HDFC बैंक एट डे हाई 1512-15 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के क्लस्टर में। जैसे अभी आप हिंडाल्को के नंबर्स पढ़ रही थी, सिंस ये आज का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है और ये डे हाई पर है, तो वो जो रिक्वायर्ड फोर्स की ज़रूरत है ना 49,000 के कॉल राइटर्स को ट्रैप करने के लिए या फिर स्ट्राइक करने के लिए या फिर क्रॉस करने के लिए, वो HDFC बैंक जनरेट कर रहा है। अब HDFC बैंक को अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे, सिर्फ HDFC बैंक और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, HDFC बैंक का 1521 पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। हर्षदा, इसने 4 अप्रैल को, उसके बाद 19 अप्रैल को, उसके बाद 2 मई को 3 अटैम्प्ट लिए हैं लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। बट इट्स अ फोर्थ वन। टेक्निकल्स में थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट जो होता है वो डिसाइसिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें फोर्स ज़्यादा होती है। तो मेरे लिए इस वक्त का जो स्टॉक ऑफ द मूवमेंट है वो अर्निंग्स नहीं, टेक्निकल पैरामीटर्स पे इट्स HDFC बैंक। नाउ इट्स निफ्टी। हर्षदा, जब सुबह 7 बजे आपकी और मेरी बात हो रही थी तो मैंने क्लियरली कहा था कि अब है हमें जो लॉन्ग ट्रेड है ना वो कलेक्ट करना पड़ेगा लोअर ट्रेजेक्ट्री से। और वो लोअर ट्रेजेक्ट्री क्या थी? +-15-20 पॉइंट्स फ्रॉम बेस वन। इट वॉज 22877, 22,877 हमारा करीब स्विंग लो लगा, करीब 22,910 का। तो अप्रॉक्सीमेटली वो ट्रेजेक्ट्री मिली, वहाँ से पुल बैक आया, लेकिन हमने रेजिस्टेंस पॉइंट जो पहला था कॉल राइटर्स का जोन 23,033 अब तक क्रॉस नहीं किया है निफ्टी पर। और जब तक 23,033 का ट्रेजेक्ट्री नहीं निकलेगी, ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। हर्षदा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। हर्षदा, कॉल राइटर्स को देखिए आप, वो दोनों स्ट्राइक्स पे, कंसिडरिंग हम अब वीकेंड पे जा रहे हैं, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस अपनी वैल्यू जो है वो तेज़ी से गवाएंगे, अपनी प्रीमियम तेज़ी से अगर आप देखें गवाएंगे। आप देखिए किस तरीके की कॉल राइटिंग 23,000 पे भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है। दोनों का आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए हर्षदा, 23,000 की कॉल का पुट का अप्रॉक्सीमेटली दोनों का कंसिडरेट प्रीमियम आउटस्टैंडिंग वाइज 83 इसका है, 75 उसका है। कॉल में 30 लाख जुड़े हैं लेकिन पुट में लगभग 51 लाख। तो अभी मैं मानता हूं कि शायद माइट भी हर्षदा निफ्टी यहाँ टाइम स्पेंड करे।
निफ्टी में अगला स्पाइक तब आएगा जब हम 23,033 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएंगे, तब मुझे लगता है वो प्लेट फिर लेके आइएगा जो रेजिस्टेंस की प्लेट हमने मेंशन की थी, तब 22033 की ट्रेजेक्ट्री के बाद निफ्टी का स्विंग जो जनरेट होगा वो 23,110 तक का पॉसिबल है। तो एज ऑफ नाउ बिट ऑफ कंसोलेशन अभी और पॉसिबल है हर्षता, लेकिन अगला मूव 23,033 के बाद ही। मीनवाइल एज ए डे ट्रेडर आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए जो सुबह थी, 22,900 के आसपास का कोई भी डिप को आपको बाय करना है एंड पोजिशनली स्टे लॉन्ग। हर्षता ओके, तो ये निफ्टी की बात हुई, लेकिन वीरू आप कंसिडरिंग पहले एचडीएफसी बैंक मेंशन कर रहे थे, इसका सिग्निफिकेंस निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग के लिए? हर्षता देखिए, अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जोन में है। क्यों? क्योंकि जिस ट्रेड की सुबह वकालत की गई थी वो था 48,510, यानी आपको बेस के आसपास, कल का ऑप्शन बेस था 48,500, उस ट्रेजेक्ट्री के आसपास वो खरीदना था आपको। सुबह वो बेस मिला, उससे करीब करीब प्लस 50-60 पॉइंट। अभी हर्षता जिस हम ट्रेजेक्ट्री में खड़े हैं ना, वो है कॉल राइटर्स का जोन, 49,000 का कॉल राइटर इस जोन में खड़ा है। बट मेरे को लगता है जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक बिहेव कर रहा है, मेरे को लगता है हर्षता इस क्लोजिंग में एचडीएफसी बैंक एक बार के लिए अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करेगा। तो अगर आप लॉन्ग हैं तो रहिए लॉन्ग। 49,000 जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लाइएगा, 90। अगर इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं हर्षता, तो निफ्टी बैंक में करीब करीब 49,345 और 558 तक की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि इस क्लोजिंग में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस क्लोजिंग में हो, ये मंडे मॉर्निंग को भी हो सकता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 49,091। ये जोन कट गया तो आएगा। बट मेरे को इस बात का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है हर्षता कि इस क्लोजिंग में लीडरशिप एचडीएफसी बैंक लेगा और ये क्लस्टर 49,091 का बाइसेक्ट होगा। हर्षता होप फॉर द बेस्ट, और फिर बात करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर इवेंचुअली जाकर वो मोमेंटम थमता है वीकेंड से पहले। बहरहाल 23,000 पर स्टडी इंडेक्स दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट से आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स जो आज ट्रेड में अच्छी खासी कमाई कर चुके हैं वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो तेजी वाला दिन, अब गौर करिएगा, बीपीसीएल 1.5% ऊपर, एलएनटी में लगभग 2% के गेन है, अल्ट्राटेक, भारती एयरटेल, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर आज अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। वोडाफोन आइडिया आज यूबीएस की रिपोर्ट पर और ऑफ कोर्स यहाँ पर भागा है 8% ऊपर। पीएफसी में एक अच्छी तेजी, डिफेंस कंपनियों में जोश है, हैल लीड कर रहा है उसे, और आरईसी जैसे काउंटर्स भी आज फोरफ्रंट पर आते हुए दिखाई दिए हैं। आज हालांकि थोड़ा सा बैकफुट आईटीसी में देखने को मिला है। अदानी पोर्ट, टीसीएस, एशियन पेंट, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर कुछ मुनाफा वसूली। इंटरग्लोब एविएशन नंबर्स बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन उस पर मुनाफा वसूली हुई है, तो इसीलिए स्टॉक आपको 3% नीचे दिखाई देगा। गोदरेज, टोरेंट फार्मा, टोरेंट के नंबर से पहले कुछ शांति है, और वेदांता भी आज कुछ करेक्ट कर रहा है, करीब 2% का करेक्शन वहां पर नजर आ रहा है। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब यहाँ से ट्रेड का मौका कहाँ मिल रहा है, किन स्टॉक्स पर आप जोर दें, इस पर बातचीत होगी। फंडामेंटल के लिए आज हम बात करेंगे कोलकाता से राजेश अग्रवाल से, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गावा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन और स्नेहा सेठ हैं। 2:15 पर यतिन आपको बताएंगे कि वोडाफोन में आज जो तेजी है उसके अलग अलग कारण क्या बन रहे हैं। 2:20 पर आरती इंडस्ट्रीज, सुबह में मैं आपको बता रही थी कि आरती और यूपीएल ने एक जेवी साइन किया है। इसी पर आरती इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गोगरी हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:25 पर एक केमिकल सेक्टर एनालिस्ट अजय जोशी से भी बातचीत होगी। 2:45 के आसपास कल आने वाले नतीजे, डीवीज और पर नजरें रहेंगी। सुमित को जोड़ेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या है मार्केट में। फिर एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी हमारा साथ देंगे बिग मार्केट वॉइस में। बीटीएसटी ट्रेड्स, डीलिंग रूम का जायजा, ये सब होगा, और फिर इवेंचुअली क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, आज फ्राइडे है तो आपके लिए एक अपडेट और इस हफ्ते का फाइनल विजेता कौन बन रहा है खिलाड़ी नंबर 1 का, ये भी आपके लिए करेंगे पेश। इस बीच एचडीएफसी बैंक आज का हीरो 1514 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड आपको दिख रहा है। 21 रुपए की गेंस यहाँ पर साफ चमक रहा है काउंटर। बिल्कुल, और यही एक कारण है कि टिक बाय टिक चार्ट में निफ्टी बैंक डे हाई पर आ गया। हर्षता ने आपको पूरे कार्यक्रम का क्रम बताया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड पिक करते हैं फटाफट। प्रकाश गावा सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड है टू व्हीलर स्पेस से, बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है 9,000 की तरफ।
जाएगा 9150। ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। सेटअप के हिसाब से अब मूव ऑन है, स्टॉप होगा 8925। यस, गुड। 9150 पॉसिबल बजाज ऑटो। 1150 के लिए बजाज ऑटो रफ्तार पकड़ रहा है, इस गाड़ी पर होना है सवार। ये है आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। स्नेहा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अर्षदा। अगर आप देखें तो इंडिविजुअल काउंटर्स में ऑटो स्पेस में अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर ये काउंटर नियरली 3.5% ऊपर है। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 2200 इसमें बाई की रिकमेंडेशन है। और अपसाइड में पोटेंशियल टारगेट अगर रह गया तो 2320 तक के टारगेट के लिए इसमें लॉन्ग करना है। 2300 के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छा पाइलिंग अप ऑफ पोजीशंस है, वहां पे हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक लॉन्ग बनता है इस काउंटर। जी हाँ, लग रहा है इस वक्त दुपहिया पे हमारी सवारी निकलेगी क्लोजिंग की, और टीवीएस आ गया, उसके बाद उससे पहले आया था आपका बजाज ऑटो। मानस, आप कोई 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर भी जाएंगे आप भी? नहीं, देखिए इसी स्पेस से एक स्टॉक है, बट एंसिलरी स्पेस में है। भारत फोर्ज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स का काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो भारत फोर्ज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1539 1540 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1630 के टारगेट सेट करने हैं भारत फोर्ज में। ये कैश लेवल्स हैं। 1570 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज का ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाइए, और ऑप्शन में 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये भारत फोर्ज की बारी आई तेजी में, तो ये ऑटो स्क्यूड है। रचना जी बताइए, ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई ट्रेड या फिर कुछ हटकर है? जी, ऑटो सेक्टर से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीवीएस मोटर्स, लेकिन मेरा जो प्लान में था देने के लिए दैट वाज इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में फिलहाल चार्ट को देख के कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लगेगा, बट दैट इज वेयर द फन इज, बिकॉज यहाँ पे मूव अभी शुरू होने जा रहा है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज बेटर। तो इंडियन होटल्स के फ्यूचर्स 572 के करीब है यहाँ पे, अगर हम बाय करते हैं फ्यूचर्स के हिसाब से तो 568 का एसएल लगा सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 577 एंड 586 की तरफ जा सकता है। ओके, तो आपका इंडियन होटल्स बाय है। अच्छा, इंडियन होटल्स पे स्क्रीन पे क्लियरली शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। 2 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में घटे और मोमेंटम अच्छा है। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू इस वक्त, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। वीरेन देखिए, मेरी नज़र ऑटो में है। ऑटो में टीवीएस मोटर डेफिनेटली एक अच्छा पिक था, लेकिन उसके बाद कोई है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप मारुति देखिए। मारुति में एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है जो कल मिला था और आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो 13,000 के ऊपर मारुति इज अ बाय। स्टॉप लॉस 200 पॉइंट्स का रखना पड़ेगा कम से कम। मुझे लगता है कि 12,850 रखे, चाहे तो 12,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और इसका जो टारगेट दिखता है वो है कम से कम 13,300 से 13,400। मुझे लगता है कि मारुति में जो ब्रेकआउट पैन आउट हुआ है, यहाँ पे टेलविंड मिलेगा और यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा, तो बाय मारुति। चलिए, तो मारुति में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई दी है, तो क्लियरली फोकस ऑटो साइड पर ही आया है, बारिंग ऑफ कोर्स इंडियन होटल। राजेश अग्रवाल साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। ट्रेड की अगर बात की जाए तो मेरे मित्रों ने सबने प्राय ऑटो पूरा ही कवर कर लिया। ऑटो एंसिलरी में भी कवरेज हो गई। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बैंक जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कर नहीं पाया, और हमने कई बार अपने इंटरेक्शंस में उसे रिकमेंडेशन दिया है और फिर दे रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो विश्व के बड़े बैंकों में से एक बैंक है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एनआईएम 3 के ऊपर आ रहे हैं। जो सब्सिडियरीज हैं, चाहे वो लाइफ की हो, एएमसी की हो, एर्गो की हो, सिक्योरिटीज की हो, सारे की परफॉर्मेंस अच्छी है। जो नतीजे आए बेहद शानदार आए। डिपॉजिट देख लीजिए, चाहे एडवांस देख लीजिए, सब में बढ़त आई, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई। और सबसे बड़ी बात है कि FY25 के बाद, FY25 से हमारा ये अनुमान है कि जो बॉटम लाइन आएगी वो 80,000 करोड़ के आसपास आएगी। इतनी बड़ी बॉटम लाइन, इतना अच्छा परफॉर्मेंस के साथ ये बैंक, और कुछ लोगों को ये चिंता हो रखी है कि एनआईएम्स में थोड़ी गिरावट आई है या आरओए में थोड़ी गिरावट आई है, तो इस वजह से दबाव में है। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट एनआईएम्स में, आरओए में है, थोड़ा वक्ती तौर पे है।
क्योंकि इतने बड़े मर्जर जो हुए हैं उससे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की बनता था और वो उसने कर लिया है। वैल्यूएशन हमारे हिसाब से अगर कोई साल भर रखता है तो 1800 रुपया के हो सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसमें 1550 1560 के टारगेट आ सकते हैं। ओके, HDFC बैंक, और आप देखिए अभी बात जिस पे लेवल पे मैं कर रहा था हर्षदा से, उस वक्त लेवल था 1511 का, नाउ इट्स 1516। ऑप्शन स्टैट्स में क्लियरली विजिबल था कि ये स्विंग देगा और इसने निफ्टी बैंक को फर्दर 40 पॉइंट का एक स्विंग प्रोवाइड किया। नाउ इट्स HDFC बैंक मेरे स्क्रीन पे 1500 की एट द मनी कॉल बहुत स्ट्रांगली मूव करती हुई। मैं इस पर एक ट्रेड व्यू लेता हूँ। माइनस 1520 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम रखिएगा मेरे स्क्रीन पे बज रहा। मेरे ख्याल से आई थिंक अगर मुझे कोई ट्रेड करने को बोले तो रादर देन आई थिंक निफ्टी बैंक मैं शायद HDFC बैंक पे फोकस करूं। मानस आपका HDFC बैंक पे 1520 या फिर 1500 की कॉल पे या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक, या फिर लेना भी चाहेंगे, लेना चाहेंगे आप HDFC बैंक को मानस? तो देखिए बिल्कुल लेना चाहेंगे, लेकिन ये ट्रेड 1 से 2 दिनों का नहीं होगा, करीब करीब 1 हफ्ते का ट्रेड होगा। मेरे ख्याल से HDFC बैंक में करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं इस उम्मीद में कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1522 है उसको ब्रेक करके 1550 की तरफ HDFC बैंक जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1550 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर इसी ट्रेड को हम कन्वर्ट कर लें ऑप्शन में तो बिल्कुल सही आपने स्ट्राइक प्राइस बोला है, 1520 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। उसके प्राइस करीब 13 रुपए के आसपास चल रहे हैं, 13 रुपए 85 पैसे चल रहे हैं। 8 रुपए का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको 30 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक ये बेहतर ट्रेड रहेगा। तो HDFC बैंक का 1520 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। बिल्कुल डे हाई पर HDFC बैंक। अच्छा, एक आप चीज़ देखे आइए, आप बाजार इस वक्त डिफरेंशियल को कितना प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बाजार अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को। लुक एट LNT, मैं आपको बता रहा हूँ LNT का भाव 13 मई को, यानी जब ये फॉल शुरू हुआ था 3 मई को जब रिवर्सल आया था 22,800 से, 10 दिन बाद LNT ने 13 मई को लो लगाया करीब 3224 का। दैट वाज आई थिंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस वक्त ABB, कमिंस और सिमंस अपने चरम पे थे और उस दिन से लेकर 3224 से लेकर 3657 यानी अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये का स्विंग LNT प्रोवाइड कर चुका है। क्या गजब का स्विंग है। और LNT मेरे ख्याल से मैं इस वक्त इसको इसलिए छेड़ रहा हूँ, इस डे हाई एंड 3669 29 अप्रैल का स्विंग हाई, मतलब टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये एक और ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। पहले एक ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, और राजेश सतपुते जी LNT पे आपकी रीडिंग, उसके बाद मैं राजेश अग्रवाल जी से व्यू लूंगा यहाँ पर। जी देखिए, आज सुबह का जो मॉर्निंग पिक था वो LNT था मेरा, 3650 उसका टारगेट था। मुझे लगता है जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, एक एक लेवल को सरपास कर रहा है, इसका आज प्रोबेबली 3690 और 3700 तक का मूव यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से यस, अभी भी ये बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। इनफैक्ट थोड़ा स्टॉप लॉस आप ट्रेड करें 3620 पे, सो 3620 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड पे उतरे। जैसे मैंने कहा 3700 इसका पहला पड़ा होगा, अगर वो निकल जाए फिर मुझे लगता है और तेजी होगा। और मेरे जी मुझे पिक्युलरली याद है, आपने बिल्कुल सही कहा, 3240 250 200 डीएमए था और आपने इसको नोटिस किया था और मैंने तब भी बोला था कि ये बाय है, और ये बहुत बढ़िया पिक था ये आपका। LNT एक अस्टाउंडिंग मूवर रहा भी है, करीब 2% तक के गेन्स उधर बनते हुए दिखाई दिए। राजेश जी, ये कैपिटल गुड्स में जो नई ऊर्जा आई है, LNT के नंबर्स आपको याद होंगे, वो आगे के आउटलुक को लेकर थोड़ी सी चिंता बन रही थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। करंट लेवल से किस तरह की अपसाइड की गुंजाइश है, कैसे वैल्यू कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को आजकल? देखिए, अगर कोई करंट डेटा पे वैल्यूएशन करेगा ना तो उसे लगेगा कि बहुत महंगा हो गया, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि LNT एक दिग्गज कंपनी है। किसी को अगर भारत की इकोनॉमी पे, भारत के ग्रोथ पे भरोसा है तो LNT एक प्रॉक्सी प्ले होता है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका कारोबार, इनके प्रोजेक्ट्स फैले हुए हैं। जो नतीजे आए उसके बाद 4 लाख करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक आई, नए ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे खासे बने हुए हैं, और जो पिछले दिनों केपेक्स अनाउंस हुए, फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी हों, उन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि LNT एक बेस्ट प्ले हो सकता है, बावजूद कि इतने बढ़ गया है। कोई अगर लंबी अवधि का निवेशक हो, लंबी अवधि से मेरा मतलब है कि 1.5 साल का नजरिया रखता हो, तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक है, 15% की CAGR ग्रोथ अपने इसमें मान के चल सकते हैं।
ओके इस बीच जो 2 बजे की बात हुई थी, HDFC बैंक जा रहा है अपने 200 डे को छूने के लिए। ये लीजिए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी स्क्रीन पर है। और वो हुआ, और क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने अभी अभी अपने 49,000 के जोन को स्ट्राइक कर दिया। तो ये 4th अटेम्प्ट क्रिटिकल होता है और वो एग्जैक्टली होता हुआ ये आपकी स्क्रीन पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ टच होता हुआ। हर्षदा, निफ्टी बैंक एट नाउ डे हाई, यानी जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर। हर्षदा, इनफैक्ट एक चीज है वीरू, आज HDFC बैंक ही नहीं, अब बाकी NBFCs भी देखिए उनका भी पार्टिसिपेशन है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे ट्रेड्स, और आपको याद होगा कल दोपहर में इसका हम उल्लेख भी कर रहे थे। ये इनफैक्ट कुछ आइडियाज आइडेंटिफाई हुई भी थी क्लोजिंग के तौर पर कल के कार्यक्रम में। स्नेहा, श्रीराम फाइनेंस अगर इसका चार्ट देख सके तो बताइए इन लेवल से कितना मूव अब आगे आ सकता है? काउंटर अगर आप देखें हर्षदा तो रिसेंटली थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि एक रेजिस्टेंस जरूर था अराउंड 2420 के आसपास, 415 420 उसी लेवल्स के आसपास ये काउंटर अभी के लिए ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली जो 89 EMA है उसके आसपास ही कंटिन्यूसली ये ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कहीं भी एक अपमूव दिखती है 2420 के ऊपर तो पॉसिबिलिटी ये करके इसमें थोड़ा एक मोमेंटम आ जाएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 2540 550 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। अगर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो अराउंड 2330 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी श्रीराम फाइनेंस में। अच्छा, PFC REC जैसे ट्रेड्स भी अब थोड़े से एक्टिव हो चले हैं। रचना जी, इन दोनों में बेटर ट्रेड क्या रहेगा? क्योंकि दोनों में आज देखिएगा एक अच्छा मूव है। PFC ऑफ कोर्स 6% ऊपर, REC में 4% का इजाफा। REC में शॉर्ट कवरिंग का मूव है, आई थिंक PFC में लॉन्ग्स ऐड हो गए हैं। क्या REC में इस समय उतरना सही होगा? जी, कंपैरेटिवली अगर दोनों को देखा जाए तो REC इज डेफिनेटली लुकिंग बेटर। दूसरी बात ये भी है कि REC में बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये पहला मूव है, तो यहाँ पे फॉलो थ्रू के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग जैसी कोई बात है नहीं। तो आज जैसा कैंडल बना है डेली चार्ट पे, ऐसा एक और कैंडल बहुत ही आसानी से बन सकता है REC में। सो REC वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। REC एक प्रिफर्ड पिक के तौर पर इस समय उभर कर आया है। यहाँ पर क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम अक्रॉस NBFCs आप देखिएगा अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। अच्छा, इस बीच वोडाफोन आज के वायदे बाजार का टॉप गेनर और इसको कोई भी हिला नहीं पाया है। कई ऐसे स्टॉक्स आए हैं जिनमें तेजी हुई है, लेकिन वोडाफोन 8% ऊपर तो बस चिपक गया। 15 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ। मल्टीपल चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। एक तो ऑफकोर्स वो UBS की रिपोर्ट का भी इम्पैक्ट है। दूसरा, यहाँ पर कोई एक लॉक इन पीरियड पूरा हुआ, उसके बावजूद स्टॉक तेजी में है। यतिन हमारे साथ है। यतिन, काफ़ी तेज़ी के हाथ इधर। बिल्कुल, और जो फ़ोन की नेटवर्क है वो बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन था 1 महीने का, जहां वो 50% अपना अलॉटमेंट बेच सकते हैं, उसके खुलने के बावजूद स्टॉक में आज आप मोमेंटम देख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 5,500 करोड़ रुपए का एंकर अलॉटमेंट हुआ था, जहां GQG, मोतीलाल ओसवाल, UBS और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और मार्केट इन्वेस्टर्स थे। देख के ये लग रहा है कि शायद एंकर इन्वेस्टर्स कोई बेचने के मूड में नहीं है या कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि UBS को लगता है कि 18 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करके चलें और बेस्ट के सिनेरियो में 70 से 80% की अपसाइड यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकती है। UBS के रिपोर्ट के हिसाब से जो वोडाफोन है उन्होंने पहले न्यूट्रल रेटिंग थी, अभी उन्होंने अपग्रेड करके उसको बाय कर दिया है। टारगेट जैसे कि मैंने कहा 18 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और इसका की रीज़न है कि जो टैरिफ हाइक है अगले 12 महीनों में 20 से 25% होती हुई नज़र पड़ रही है। इसका फ़ायदा भारती एयरटेल, इंडस टावर जैसी कंपनियों को भी होगा, जहां वो न्यूट्रल है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी बहुत अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है टारगेट्स के हिसाब से। और दूसरा है AGR ड्यूज़। AGR ड्यूज़ की जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसमें अगर कोई फ़ायदे वाला ऑर्डर आ जाता है तो कहीं ना कहीं AGR लाइबिलिटीज़ भी कम होगी टेलीकॉम कंपनीज़ की, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारती और वोडाफोन को होगा। और आखिर में जो गवर्नमेंट की विल है कि 3 हेल्दी टेलीकॉम प्लेयर्स होने चाहिए इंडियन टेलीकॉम मार्केट में, उसका भी एक जो पेंच है वो वोडाफोन आइडिया के लिए काम करता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो UBS ऑलराउंड यहाँ बुलिश है और कहीं ना कहीं अपग्रेड के बाद स्टॉक में आप 10 से 12% का इंटरडे मूव देख रहे हैं। देखने को मिला है। अग्रवाल साहब, ये तेजी का कनेक्शन वोडाफोन का
आपको जम रहा है या नहीं? देखिए, तेजी का कनेक्शन हुआ है, बट मेरे हिसाब से नेटवर्क में अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी सी ये जो उछाल है इसमें मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ। कारण कई है, अभी जो उछाल आया है उसमें 18,000 करोड़ का इन्होंने एफपीओ किया। फिर अभी 2,000 करोड़ के आसपास आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों का निवेश आया, ₹14.87 के आसपास प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है। तो ये 2 चीज़ों से बाजार बहुत एक्साइटेड हो गया है। लेकिन अगर आप देखो तो इस तिमाही के जो नतीजे आए, 7674 करोड़ का लॉस आया। आरपू जो है वो ₹146 के आए, जो कि पूरे सेक्टर में कम देखे जा रहे हैं। 5G रोल आउट की बातें हो रही है, लेकिन जिस तरीके से सब्सक्राइबर नंबर इनके कम हो रहे हैं, आरपीयूज उतने अच्छे हैं नहीं। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन ये है कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि टैरिफ हाइक हो, अच्छी खासी टैरिफ हाइक हो, जिससे सारी कंपनियों को पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत रिस्की बेट है। हो सकता है कि यहाँ से 16-17 रुपए के टारगेट देखने को मिले, बट मुझे अगर अपने पैसे लगाने हो तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा भारतीय एयरटेल को या रिलायंस को, जिसमें कि जियो है। तो भारतीय एयरटेल शायद एक ज़्यादा बेहतर प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, या फिर रिलायंस एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ट्रेड पर्सपेक्टिव से शायद खेला जा सकता है। अगर ट्रेड लेना ही है तो बताइए आप, स्नेहा कुछ देख रही हैं वोडाफोन में 15 के बियॉन्ड? अब यूबीएस तो कहता है 18, चार्ट पर क्या दिख रहा है? अगर आप ये काउंटर देखें तो यहाँ पे रिसेंटली जो भी अपमूव आई है उसमें वॉल्यूम्स का अच्छे है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस भी था अराउंड 14.5 14.6 के आसपास, वो सरपास हुआ है। आज का जिस तरह से ओवरऑल वॉल्यूम्स है, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 18.5 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स क्रॉस होता है तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट अभी के लिए मेरा मानना है करके कि 18.5 तक का एक मूव पॉसिबल है। इसके ऊपर अगर जाता है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इस काउंटर के लिए। ओके, तो ये फिलहाल देखते हैं यहाँ से आगे 18 तक पहुँचता है या नहीं। अच्छा, इस बीच सुंदरम फाइनेंस के नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी है 300 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास, और आय में भी आप देख रहे हैं 500 करोड़ का इजाफा है, 1000 करोड़ से बढ़कर 1570 करोड़ के ऊपर आई है। चलिए फोकस करते हैं आप केमिकल साइड पर, और 2 काउंटर्स जिसका हम उल्लेख सुबह से कर रहे हैं, एक ऑफकोर्स यूपीएल है, दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज। दोनों दिग्गज कंपनियों ने दरअसल एक जेवी साइन किया है, और मिलकर ये कंपनियां दरअसल स्पेशलिटी केमिकल इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर और मार्केट करेंगी। अब क्या वजह है कि ये इस तरह के जेवी में कंपनी उतरी है, किसके प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? राजेंद्र गोगरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरती इंडस्ट्रीज के एमडी। गोगरी साहब, स्वागत है आपका, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बेसिक हमें बताइए कि ऐसा क्यों लगा कि आपको यूपीएल के साथ हाथ मिलाने चाहिए स्पेशलिटी केमिकल्स में, स्पेशली इंटरमीडिएट्स वाले बिजनेस में? हाँ, ये जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसकी एक रॉ मटेरियल हम बनाते हैं, दूसरी रॉ मटेरियल यूपीएल बना रही है। तो जो हमको लगा कि अगर जॉइंट वेंचर में करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में एक सप्लाई चेन स्टेबिलिटी रहेगी। तो वो एक मेन रीजन रहा कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ली है हमने, और सो वो एक मेजर एडवांटेज रहेगा जॉइंट करके करने में। प्रोडक्ट इवेंचुअली बनेगा, आपका रॉ मटेरियल और उनका रॉ मटेरियल मिलाकर, उसका मार्केट साइज रफली क्या है गोगरी साहब, और किस तरह की डिमांड है इसकी, अगर कुछ अंदाजा हमें दे सके? क्योंकि आई एम श्योर आपने मार्केट को अच्छे से पढ़ा है, कुछ वहां पर पोटेंशियल दिखा है, इसीलिए आप दोनों साथ मिल रहे हैं। अभी तो इंडिया में खास बनता नहीं है, इंपोर्ट ही हो रहा है, तो देयर बी ह्यूज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी। 400 से 500 करोड़ का टारगेट है सेल्स का, जो अभी करीब अराउंड 30% ग्लोबल मार्केट होगा इसका, और इसमें 60 to 70% लोकल होगा, 30 to 40% एक्सपोर्ट होगा इसमें से। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग रफली इस समय ग्लोबली क्या है गोगरी साहब, अगर उसका अंदाजा दे सके? क्योंकि जैसे आपने कहा भारत में अभी इंपोर्ट होता है, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तौर पर इंडियन इंडस्ट्री यूज करेगी, व्हिच ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग थिंग। लेकिन अगर आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे, हाउ इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस्ड? इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, मल्टी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक जो प्लांट डाल रहे हैं उसमें काफी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे,
तो उसका हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना हिसाब से प्राइसिंग होगा। करीब 400 से 500 रुपए का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में प्राइसिंग होगा इसका। तो ये प्राइमरीली अमाइंस होंगी, इसमें एथेनॉल अमाइन, इथाइल अमाइन सब कुछ है? इसमें हम जो अमाइन बना रहे हैं ना, बेसिकली जो हम लोग मेनली जो क्लोरोएनिलीन्स बना रहे हैं, अभी वो प्रोडक्ट का फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हमारे लिए और एक मेजर बेनिफिट ये हो जाएगा कि अमाइन का करीब 200 से 250 करोड़ का हमारा सेल बढ़ जाएगा जो इसमें ये जेवी खरीदेगी। सो दैट इज एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आरती इंडस्ट्रीज को, इन एडिशन टू द ये जो जेवी की एसेट से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो हो जाएगा। और रफली कितना इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा है, लेकिन क्या कैपेसिटी पर आप लोग दोनों साथ में काम करने वाले हैं, आरती और यूपीएल? बेसिकली तो 2 साल में सोच रहे हैं कि FY 27 में कमिश्निंग होगा, FY 28-29 तक ये प्लांट फुल कैपेसिटी पे चलेगा इसका। तो ये तो ऑफ कोर्स इस जेवी की बात हुई, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी गोगरी साहब, इस समय ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट अब कैसी दिख रही है ग्लोबली केमिकल्स के प्रति, आप जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनके प्रति? तो हम जो डिस्क्रिशनरी साइड जो करते हैं डाइस, पिगमेंट और पॉलीमर एडिटिव्स में, उसमें तो अभी काफ़ी डिमांड स्टेबलाइज हो गई है। एग्रोकेमिकल में और 2 कपल ऑफ क्वार्टर्स लगेगा, तो सेकेंड हाफ में आई थिंक एग्रोकेमिकल डिमांड ऑल्सो शुड स्टेबलाइज, और जो इन्वेंट्री करेक्शन का इम्पैक्ट आ रहा था वो पूरा हो जाना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड द एंटायर केमिकल सेगमेंट में। नहीं, राजेंद्र जी, जो हर्षदा ने प्रश्न पूछा एक्सपोर्ट्स मार्केट कैसा कर रहे हैं, क्योंकि एंड स्पेशली 2 डेस्टिनेशंस पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पे, यूरोप और एशिया स्पेसिफिक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50% डिमांड का कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ से डिमांड इस वक्त कैसी है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ डंपिंग थी, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका वो जो हम एशिया, यूएस, यूरोप सब जगह एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। तो जो हमको डायरेक्ट ग्लोबल डिमांड के बदले वो स्पेसिफिक कंट्रीज में कंजम्पशन होता है, वहाँ से ग्लोबल जाता है, तो इम्पैक्ट वहाँ आता है ओवरऑल। तो गोगरी साहब, बीच में जो ये अच्छी खासी इन्वेंट्री स्टॉकिंग हुई थी, क्या वो स्टॉक सब कम हुए हैं? हैज द डिमांड रिटर्न्ड? हाँ, वही जो इन्वेंट्री पूरा जो सप्लाई चेन में पूरा केमिकल में एक्स्ट्रा हो गया था, तो वर्चुअली आई थिंक वो अभी बैक एंड है, एंड जो हम बोल रहे हैं डिस्क्रिशनरी टाइप की डाइस, पिगमेंट, पॉलीमर्स में वो नॉर्मलाइज हो गई है, लेकिन एग्रोकेमिकल बहुत वाइड रेंज है, उसमें स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस में अभी इन्वेंट्री करेक्शन चालू है, लेकिन सेकेंड हाफ तक वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर गाइडेंस को आप इस समय बदल नहीं रहे हैं कि सेकंड हाफ तक वो पिकअप देखने को मिलेगा? करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू फॉर दिस जेवी। तो कई सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं कि देखिए इस समय दोनों कंपनियां जो साथ मिलकर वो प्रोडक्ट क्रिएट करेंगी, उसका रॉ मटेरियल सप्लायर यूपीएल भी है, आरती भी है। आरती के लिए ऑफ कोर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि 200 करोड़ की सेल्स उनके बिजनेस में रहेगी जो वो जेवी की तरफ भेजेंगे। साथ ही साथ डीस्टॉकिंग का सिलसिला अभी भी जारी है, सेकेंड हाफ से पहले वो ग्लोबल एनवायरनमेंट बेहतर नहीं होने वाला है। तो इस समय केमिकल स्पेस को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि लार्जली सभी कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं और इस तरह की इनिशिएटिव्स भी हमने देखे हैं। अजय जोशी इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। अजय, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहले तो ये जेवी आपने कैसे पढ़ा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और आपने वो चर्चा सुनी है हमारे साथ गोगरी साहब की, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोनों प्लेयर्स के लिए रहेगी या फिर आरती इंडस्ट्रीज के लिए रहेगी इस जेवी में उतरने की? जी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मैं गोगरी साहब को सुन रहा था, तो पहला जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की है, क्योंकि जो भी अमाइन डेरिवेटिव हैं ये मोस्टली एरोमेटिक अमाइंस के डेरिवेटिव हैं जो हाइड्रोजनेशन केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं। सो इट्स अ सिमिलर वैल्यू चेन, और एक ही वैल्यू चेन में हमारे काफी सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं।
सो हम अमाइंस वैल्यू चेन को देखेंगे तो लाइक वी बॉयल अ पोटैटो, उससे हम फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, चिप्स भी बना सकते हैं। सो ये वैल्यू चेन उसी केमिस्ट्री पे काम करेगी। सो मल्टीपल इसमें प्रोडक्ट्स हमारे निकलेंगे और प्रोडक्ट प्राइसिंग टिपिकली होती है $5 से $7 पर केजी के आसपास। सो 400 से 800 रुपए पर केजी के आसपास। तो पहला बड़ा मार्केट है इसका इंडियन लोकल मार्केट, क्योंकि इंडिया में अभी ये सारे अमाइंस इंपोर्ट होते हैं और जो सप्लाई लैंडस्केप है अभी इसका काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड है। 2-3 बड़ी कंपनीज BASF, देन साबिक ऑफ सऊदी अरेबिया, इसके अलावा डाउ केमिकल्स ऑफ US, ये 3 कंपनी ये सारा अमाइंस डेरिवेटिव सप्लाई का लैंडस्केप डिक्टेट करती हैं। चाइना इसमें इतना ज्यादा इंटेंस नहीं है। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इंडियन मार्केट कैप्चर करने की। इसके अलावा इस जेवी का जो दूसरा पार्टनर है UPL, वो इन अमाइंस डेरिवेटिव्स का काफी बड़ा कंज्यूमर है ऑन इट्स ओन। सो 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू तो UPL अलोन इस जेवी को दे सकता है, UPL एग्रोकेमिकल्स बीइंग अ कस्टमर। इसके अलावा बाकी एग्रोकेमिकल कंपनीज इंडिया की, पेंट्स एंड कोटिंग कंपनीज इंडिया की, ऑयल एंड गैस कंपनीज इंडिया की, क्योंकि गैस ट्रीटमेंट के लिए भी काफी सारे ये इंटरमीडिएट अमाइंस के जाते हैं। सो ओवरऑल काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ अ काइंड, फर्स्ट टाइम इंडिया में कुछ इस लेवल का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इस जेवी को लेकर के एंड वेरी वेरी एक्साइटेड। तो अजय जी, अंडर दिस जेवी इन दोनों कंपनियों की टॉप लाइन पे बाय व्हेन एंड हाउ मच दे विल कंट्रीब्यूट टू टॉप लाइन बोथ कंपनीज के? जी देखिए 27-28 के आसपास ही हमें रेवेन्यू देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लाइसेंसिंग के लिए 3 से 6 महीने लगेंगे। कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी आरती अभी बना रहा है इस वैल्यू चेन में, सो उस पे ये लोग स्केल अप करेंगे। इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स ये प्रोडक्ट अराउंड 30 से 35% कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट करेंगे। इबिटा मार्जिन्स अराउंड 18 to 22% होंगे इन दोनों कंपनीज के लिए। आपने ज्यादा पढ़ाई कर ली, गोगरी साहब इतने नंबर्स हमें दे नहीं रहे थे फॉर व्हाटएवर रीजंस। अरे लेकिन लार्जली यू नो क्या ये दोनों कंपनियां जो साथ में मिलकर आई हैं, व्हाट हैपेंस टू द कंपटीशन हु परहैप्स इज लुकिंग इनटू दिस मार्केट? क्या इनके हाथ बड़ा मार्केट शेयर आ सकता है? जो भी प्रोडक्ट ये क्रिएट करेंगे वो हाइड्रेनेशन के चलते। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मार्केट आ सकता है। इसमें मेन कंपटीशन जो होने वाला है वो साबिक का होने वाला है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि उनका कॉस्ट पोजीशनिंग काफी अच्छा है। दूसरा कंपटीशन जो BASF से था, BASF बीइंग उनका प्लांट यूरोप लुडविग्सहाफन जर्मनी में है, तो उनका कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन सिचुएशन काफी ज्यादा कम हो गया है। सो इनफैक्ट ये राइट अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, किसी न किसी प्लेयर को तो इसमें आना ही था। सो व्हाई नॉट आरती और UPL। सो डेफिनेटली गोगरी जी की बातों से मैं बिल्कुल अलाइंड हूँ, जो वो बोल रहे हैं कि 50 to 60% वो लोग डोमेस्टिक मार्केट से रेवेन्यू निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा और मार्जिन भी काफी ज्यादा इसमें सस्टेनेबल रहेगा। सो तमाम एग्रोकेमिकल कंपनीज, पेंट्स एंड कोटिंग कंपनीज इसकी कस्टमर हैं। सो रादर देन इम्पोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स दे वुड ऑलवेज प्रेफर कि वो लोकल सप्लायर से ही ले लें। हालांकि एक्सपोर्ट मार्केट में मुझे लगता है कि इस जेवी को थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल चाइना में और इंडोनेशिया में अमाइंस के कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। सो एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के आई एम नॉट श्योर कि ये लोग कैसे अपना रेवेन्यू कर पाएंगे या एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करेंगे, मगर जहां तक डोमेस्टिक मार्केट की बात है इस जेवी के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट आई थिंक गोगरी साहब भी यही अलूड कर रहे थे कि ज्यादा इनका बिजनेस nearly 60 to 70% would be catered for the domestic market. दूसरे पार्ट पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सेकंड हाफ में ही डीस्टॉकिंग खत्म होगी और उसके बाद ही कुछ पिकअप देखने को मिलेगा, क्या और डीले हो सकता है? आप ग्राउंड पर क्या सुन रहे हैं? इस समय अगर कोई ट्रेडर है जो केमिकल्स में कुछ ट्रेड लेना चाहता है, विजिबिलिटी क्या है अगर उसका एक अंदाजा दे सके? when is the market really going to pick up, अजय? जी देखिए, अगेन लोग मुझे नेली नेगेटिव बोलेंगे, मैं अपना स्टैंड वही रखूंगा कि अगले 2 क्वार्टर भी काफी ग्लूमी हैं। एग्रोकेमिकल से खासतौर पे अगेन दूर रहिए। अभी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि सेम स्क्रिप्ट है जो हम इतने क्वार्टर से सुनते आ रहे हैं। सो एग्रोकेमिकल से दूर रहिए। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज हैं जैसे PI इंडस्ट्रीज है, वो मुझे अभी काफी पसंद आ रही है, क्योंकि उनका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है काफी रेगुलर है, बिकॉज उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, चाहे वो BASF हो, कुमाई हो, FMC हो। सो अगर एग्रो में आपको थोड़ा बहुत इवेल्युएट करना भी है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ फोकस कीजिए, बाकी एग्रो से अभी दूर रहिए। इन जनरल बाकी केमिकल में आप कंपनीज लाइक आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट,
जिनके अपकमिंग इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बिजनेसेस के लिए, उन पे फोकस बनाए रखिए। मगर अगेन मैं वही बोलूंगा कि 2 से 3 क्वार्टर इस सेक्टर को और देने पड़ेंगे। अभी भी बिल्कुल विजिबिलिटी किसी के पास नहीं है इस सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ डिमांड पिकअप। यूरोप की हालत फिर से खराब है। मैं अभी कुछ कंपनीज के रिजल्ट एंड कॉन्फ्रेंस कॉल ही सुन रहा था, तो यूरोपियन मार्केट में भी डिमांड अभी पिकअप नहीं होने वाली है। चाइना की डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी बहुत पिकअप हो रही है, मगर उतनी स्ट्रांग नहीं है जो कि 2019-2022 के आसपास थी। तो अगेन 2 से 3 क्वार्टर और लगेंगे कोई भी विजिबिलिटी या फेयर व्यू बनाने में अभी ओवरऑल केमिकल्स में। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए पूरे केमिकल स्पेस पे। तो रिकवरी में भी वक्त लगेगा, अभी 2-3 क्वार्टर को लेके अभी स्टिल डिमांड एनवायरनमेंट को लेके आप श्योर नहीं है। नमनेस अगर आप देखें सॉफ्टनेस परसिस्ट करेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और 4 का चौका ये क्रम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कविता जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। सो ट्रेड होगा आईजीएल पर। आईजीएल राइट नाउ 458 के लेवल पर है। मुझे लगता है यहाँ एक स्विंग का पोटेंशियल बनते हुए दिखता है। तो एज अ स्विंग ट्रेड 477 480 के प्राइस टारगेट के लिए आप आईजीएल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 453 का। ओके, आईजीएल आपका एक ट्रेड है इस वक्त का। और अब एक काम करते हैं, 4 का चौका। ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहला ट्रेड आएगा स्नेहा जी के सौजन्य से, आज का सस्ता ऑप्शन। क्या पिक करती हैं वो कुछ देर में देखेंगे। रचना वैद्य जी पिक करेंगे आज का एफएनओ सुपरस्टार। 4 का चमत्कार कविता जी के सौजन्य से आएगा। और मिड कैप फंड राजेश अग्रवाल जी पिक करेंगे। स्नेहा, आज का ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रही हैं आप? सो ऑप्शन के लिए आई थिंक आरईसी लिमिटेड ये काउंटर अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है करके कि ऑप्शन के लिए काफी अच्छा ट्रेड सेटअप मिल रहा है। 570 की कॉल है, वहां पे हम अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि 570 का कॉल अभी 6-7 रुपीज के रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसे लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 2.1 का लगाना चाहिए और टारगेट जो है वो 14 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आरईसी पीएफसी की खनखनाहट जो है वो पूरे दिन कायम रही। अभी भी स्नेहा जी आरईसी की कॉल 570 एट 640 बाय रिकमेंडेशन देती हुई। रचना जी, आपका ट्रेड? जी, मेरी तरफ से इंडसइंड बैंक रहेगा। इंडसइंड बैंक में हम फिलहाल 1444 पे है। अगर हम 1435 का ऐसे लगा कि इस पे लॉन्ग करें तो ऊपर वाली साइड पे हम इस पे 1460 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडसइंड बैंक में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड इस समय उभर कर आ रहा है। कविता जी बताइए, चार्ट का चमत्कार। सो चार्ट का चमत्कार अगेन एक स्विंग ट्रेड की तरह होगा। पारस डिफेंस ऑलरेडी इन द लाइमलाइट और मल्टी ईयर ब्रेकआउट देते हुए दिखा है आज ये काउंटर। सो 862 के लेवल पर 850 पर इस काउंटर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। डिक्लाइन अप टू 824 इसमें पोजीशनिंग की जा सकती है। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 950 1150 के प्राइस टारगेट के लिए पारस डिफेंस पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 780। ओके, तो 780 का स्टॉप लॉस। तेजी का ट्रेड पारस डिफेंस में 11% ऊपर है बाय द वे काउंटर। या चलिए अब मिड कैप फंडा की बारी। राजेश जी बताइए। देखिए हर्षदा जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से हम ऑयल के साथ जाना चाहेंगे। जिस तरीका से स्टील की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही, तो सीधी सी बात है कि मैंगनीज ओर की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज ओर प्रोड्यूसर मॉइल है। करीब करीब 50% के आसपास मार्केट शेयर रखता हुआ महाराष्ट्र और एमपी में इनके माइंस हैं। इस बार के नतीजे देखेंगे तो करीब करीब 70% का जंप बॉटम लाइन में आया। और मई से इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में और बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ा ट्रिगर इसमें यह है कि साउथ 32 करके जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, जो वर्ल्ड की मेजर सप्लायर है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गए साइक्लोन की वजह से। और वहां उस कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में ये कहा है कि जनवरी फरवरी 2025 तक उनके रिज्यूम होने के कोई चांसेस नहीं है। तो मुझे लगता है उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ती टाइट होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। स्टॉक को हम 600 रुपए के टारगेट के साथ कम से कम 6-9 महीने की होराइजन के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड मॉइल का आता हुआ। तो आज देखिए कौन कौन से ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ शुरुआत हमने की, जो स्नेहा ने पिक किया है REC 570 का कॉल, 14 के टारगेट्स के लिए तेजी करके चले। फिर आया इंडसइंड बैंक, जो रचना का ट्रेड था, 1460 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली, 1435 का स्टॉप लॉस। पारस डिफेंस पसंद है कविता जैन को, इनका टारगेट भी करीब 950 से 1150 के वाला है, 780 का स्टॉप लॉस लगाइएगा ज़रूर। और आखिर में मॉइल की बात हो रही है, जहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। तो ये है वो सभी ट्रेड्स। अच्छा, बाय द वे, निफ्टी बैंक के स्पीच अब 200 पॉइंट की तेजी में HDFC बैंक अपना काम कर रहा है, लेकिन निचले लेवल से देखिए एक्सिस में क्या रिकवरी आती दिखाई दी है। और ICICI बैंक, कोटक दोनों कभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकते हैं, लेकिन इस समय का जो मूवर है वो है एक्सिस। गावा जी बताइए, ये 1175 के आसपास अगर लेना हो तो बन रहा है क्या ट्रेड? ये स्टॉक मैंने सुबह कॉल सुबह दिया था मैंने, 1175 का दाम है अभी, स्टॉप ले सकते हैं अभी भी। 1170 1165 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड टारगेट 1200 के अब भी वैलिड है, मेरे ख्याल से वहां तक चला जाएगा आज कल में। यस, एक्सिस से बाय। हाँ, देखिए बैंक निफ्टी डिलीवर करता बहुत अच्छी तरीके से करता है, क्योंकि HDFC बैंक ने अपनी पूरी भूमिका निभा दी है। बट एक क्रॉस कॉम्बिनेशन, लोग एक बार जरा इंट्राडे फायर करिएगा SBI और HDFC बैंक का, जहां SBI डे हाई पर है, सॉरी SBI डे लो पर है, HDFC बैंक डे हाई पर है। ये क्रॉस कॉम्बिनेशन आई थिंक वो जो निफ्टी बैंक का स्विंग था उसको शायद थोड़ा सा फीका करता हुआ। तो ये क्रॉस कॉम्बिनेशन अगर आप देखें थोड़ा सा परेशान कर रहा है। मीनवाइल आपके स्क्रीन पे कुछ ट्रेड्स अपीयर हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ अर्निंग्स की तरफ जाएंगे जो अच्छा स्विंग जनरेट कर रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा IEX 1.5% ऊपर है, 158.10 स्ट्राइक करता हुआ। क्या कंसिडर करना चाहिए? अभी रहने देता हूँ। क्यों? 159.60-61 की रेंज में लगभग मेरे ख्याल से मई फर्स्ट वीक के कुछ स्विंग हाई हैं जो क्रॉस नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार वोल्टास लेके आइए। वोल्टास आज मैंने दोपहर में भी आई थिंक डिस्कशन किया था। रचना जी, वोल्टास पे आपका टेक क्या है? क्योंकि वो जो गैप परसिस्ट कर रहा था चार्ट पे बिटवीन 7th एंड 8th मई, वो गैप आज फिल हो गया, बहुत बखूबी फिल हो गया। और आज की जर्नी इसने स्टार्ट की थी 20 डे के ऊपर। अब वो जो डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है हेवल्स और वोल्टास के बीच में, उसको क्या खेलने का वक्त है? ये हमने देखा एग्जैक्टली ये डिफरेंशियल भरा बिटवीन कमिंस, ABB, सीमेंस एंड L&T। क्या उस डिफरेंशियल को आपको प्ले करने का मन है 1375 पे वोल्टास के साथ? जी, डेफिनेटली इसको प्ले करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो नियर टर्म रेजिस्टेंस था वोल्टास में, विच वाज अराउंड 1341, वो उसने कल ही निकाल दिया था और आज उसके ऊपर फॉलो थ्रू भी मिला है। तो काफी दिन की रेंज में से निकला है, रेजिस्टेंस को टेक आउट किया है और दूसरे दिन को फॉलो थ्रू दिया है, और ऊपर वाली साइड पे स्पेस अवेलेबल है। सो ऑल दीज रीजंस गो टू कंबाइन टुगेदर टू जनरेट एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे फॉलो थ्रू और बन सकता है। यहाँ पे इंटरडे वगैरह से ज्यादा मल्टी डे का एक स्विंग देखना चाहिए, जो इस काउंटर को 1440 की तरफ एंड इवन 1500 की तरफ ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स लेके जा सकता है। कि तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड वोल्टास। इनफैक्ट कल दोपहर से हम बात कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, वोल्टास में कल एक्शन था। फिर आज सुबह में हमने हेवल्स का जिक्र किया। इस पर चर्चा 10 बजे में आशीष चतुर्मोता के साथ भी कर रहे थे। तो मोमेंटम है एनकाउंटर्स में। हेवल्स डे हाई से थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ हो, लेकिन अभी भी तेज़ी का ट्रेड है। एक और पॉकेट जहाँ पर एक बहुत तगड़ी तेज़ी बनी है आज, वो है ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। अब अगला ट्रिगर तो ऑफकोर्स वो EV प्ले रहेगा, लेकिन एक्साइड देखिए 2.5% ऊपर। अमर राजा का स्टॉक देखिए 1210 आ चुका है। राजेश जी, ये फंडामेंटली बताइए, ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी कौन देगा? क्योंकि दोनों कंपनियां अब कह रही हैं कि वो लिथियम आयन सेल्स वाली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उधर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी आने लगे हैं, लेकिन किस पर दाव खेला जाए? देखिए, बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां बहुत शानदार हैं, नतीजे बहुत अच्छे हैं। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो ऑटो के जो नंबर आ रहे हैं वो मंथ ऑन मंथ स्ट्रांग आ रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट जो मेक इन इंडिया और EV के लिए है वो अपनी जगह है, और
दोनों ही कंपनियां ओईएम को सप्लाई करती हैं और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी डिमांड बनी हुई है। लेकिन एक्साइड को अगर आप देखें तो उनकी ओईएम का जो मार्केट शेयर है वो करीब-करीब 60% के है आसपास है, जिसमें वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर प्राइस सभी को सप्लाई कर रहे हैं। एबिटा मार्जिन इस बार अच्छा बढ़कर आया था, जो कि अभी स्टॉक को सपोर्ट दे रहा है और अभी ये लिथियम आयन में भी एंट्री करने की बातें कर रहे हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि इस वक्त वैल्यूएशन के लिहाज से खास करके वैसे दोनों कंपनियां अच्छी है, एक्साइड पे ध्यान देना चाहिए। एक्साइड यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड दे सकता है और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो इन्होंने एक करार किया है हुंडई और किया के साथ ईवी के लिए, वो भी इनके लिए पॉजिटिव बैठती है। तो 525-530 के टारगेट के साथ एक्साइड में एक्सपोजर लिया जा सकता है। में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, स्पीच प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर नजर डालिए, और हम बातचीत कर चुके हैं कि कैसे आदित्य बिरला ग्रुप में एक मेजर ओवरहॉल ऑफ सॉर्ट्स बनता दिखाई दिया है। एबिया एफआरएल मानस अगर आपकी नजरें गई हों 3-3.25% का इजाफा अचानक मिनटों में, दरअसल ये स्टॉक एक स्पाइक दिखाने लगा है। 289 to 90 पर नया ट्रेड है कि नहीं? बिल्कुल नया ट्रेड है, क्योंकि देखिए 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 284 का स्टॉप लॉस लगाइए। जो अब नया टारगेट होगा वो 300 रुपए के आसपास का हो सकता है। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जो 290 का कॉल ऑप्शन है, 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे आप 4 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 12 से 15 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ABFIL, अब मेरी भी अगर आप देखें ये OI की शीट में सडनली अपीयर हुआ था और डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की, और 2 नंबर्स आने हैं फार्मा स्पेस से, दिवीज़ और अरविंदो फार्मा। सुमित मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सुमित, गुड आफ्टरनून। और दिवीज़ और औरो दोनों एक एक करके बताइए नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, पहले डिवीज़ की बात कर लेता हूं, क्योंकि बीट एंड डाउन स्पेस से कंपनी का नंबर आ रहे हैं और एक नंबर्स का बेस भी बहुत लो था। तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर के नंबर्स वीक थे, तो उसी के सामने क्वार्टर के नंबर अब आएंगे। रेवेन्यूज़ करीब 7% बढ़ने का अनुमान है, रफली 2100 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़। एबिटा फ्रंट पे करीब 578-580 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा रहेगा। 465 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 27-27.5% के मार्जिन, जो कि 25% के बेस के सामने आएंगे। लास्ट क्वार्टर में भी रफली जो मार्जिन थे 23-24% की रेंज में, 26% के आसपास मार्जिन थे, तो उसके सामने 27% आएंगे। तो क्यू ऑन क्यू, वाई दोनों ही बेसिस पे मार्जिन जो है बेटर रह सकते हैं। 2-3 चीज़ें जिसमें एक तो लो बेस का बेनिफिट इनको मिलेगा, प्लस कंपनी के जो सिंथेसिस सेगमेंट है, न्यूट्रासिटिकल सेगमेंट है, वहाँ से एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी ईज आउट हुई है, उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। और प्राइसिंग प्रेशर जो जेनरिक API सेगमेंट था, वहाँ से भी एक अच्छा पिकअप कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट आप नंबर्स पे देखेंगे। ओवरऑल एक अच्छे नंबर YOY, क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर आप यहाँ पे अनुमान लगाकर चल सकते हैं। लाइकवाइज अगर दूसरे नंबर्स की बात की जाए तो वो रहेंगे औरोबिंदो फार्मा, और यहाँ पर भी एक अच्छे नंबर आने का अनुमान है, चाहे आप YOY क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें। 7,373 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ और रफली 1560 करोड़ का एक एबिटा का नंबर, 22% 21% मार्जिन, जो कि 15% के सामने आएंगे। और मुनाफा 863 करोड़, करीब 70% का एक जंप, लो बेस का एक बढ़िया इम्पैक्ट। इनके केस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कि यूजिया का जो ट्रांजैक्शंस था वो थोड़ा बंद हुआ था 3 महीने के लिए, तो वो इनके नंबर्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। करीब $2 करोड़ के आसपास की बिक्री वहाँ से आई थी। US बिक्री रफली 43 करोड़ डॉलर के आसपास आएगी, जो कि लास्ट क्वार्टर में 47 से 48 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर US सेल के अंदर एक ड्रॉप रहेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो नंबर्स में आ रहा है वो डीवी स्लैब के केस में आ रहा है। हालांकि YOY बेसिस पे औरोबिंदो के नंबर्स भी अच्छे हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े फ्लैट, थोड़े सबड्यूड साइड पे नंबर रह सकते हैं। जी हाँ, और सुमित बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों नंबर स्क्रीन पर रखने के लिए। मैं भी आई थिंक इनको टेक्निकली रीड कर रहा था इस वक्त। भाई अभी सुमित ने आपको जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो सुनाई, बट प्राइस वाइज में अगर देखूं तो इस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर और विनर जो है वो अरविंदो फार्मा है। एक टेक लेते हैं इस पर। रचना जी, इट्स अ टिपिकल आई थिंक फ्लैग ब्रेकआउट, इट्स अ टिपिकल आई थिंक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, इट्स अ टिपिकल रेक्टेंगल ब्रेकआउट, जिसे कह लीजिए। 1236 पे है, प्राइस वाइज बहुत कन्विक्शन है। और एक वक्त थोड़ा डायरेक्टर साहब जरा इसका लॉन्गर टर्म चार्ट दिखाइएगा जरा। मैं अपने चार्ट को हल्का सा ट्रांसलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस ट्रेजेक्ट्री में इसके वॉल्यूम्स कैसे हैं। अगर आप यहाँ वॉल्यूम्स देखें बीते कुछ सेशंस के, जब इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकला
अच्छे वॉल्यूम्स हैं, स्पेशली 14 मई के बाद। रचना जी, कोर टेक्निकल्स पे आपका प्रोजेक्शन क्या है इसका पेन हैंडल का? 6 मई के बाद को जो ब्रेकआउट आया था, क्या ये स्टॉक 1290 1230 की ट्रैजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है? और अगर थोड़ा सा अर्निंग सपोर्ट रहा तो क्या वो मिल सकता है? जी डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीकली और मंथली दोनों ही चार्ट्स अच्छे हैं। तो अगर एक न्यूज भी अच्छी साथ में आ जाए तो पीछे से एक टेलविंड बन जाता है, जो एक धक्का चाहिए होता है प्राइस को, वो पीछे से मिल जाए तो और भी ज्यादा मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ जाता है। एंड चार्ट सेटअप में मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑलरेडी पॉजिटिव है। एंड अगर इवन मंथली चार्ट पे देखें तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल जो बिल्कुल 10 पीरियड एवरेज को लग के बनी हुई है। सो आगे स्कोप डेफिनेटली बनता है। यहाँ पे 1237 के आसपास का रेजिस्टेंस है जहाँ पे वो अभी बैठा है। तो अगर न्यूज पॉजिटिव आ गई तो वो रेजिस्टेंस को टेक आउट करने का भी एक अच्छा रीजन मिल जाएगा स्टॉक को। एंड देन फिर वो आप जो मेंशन कर रहे हैं वो लेवल्स बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल इन डिफेंसिव काउंटर्स की बात और डीवीज नंबर से पहले इन पर नजरें। भारतीय एयरटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी वो स्टिकीनेस देखने को मिला है। करीब 1993 के आसपास ये स्टॉक इस समय स्टेडी देखा गया है। लेकिन एक पॉकेट जहाँ पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव, वो ऑफ कोर्स डिफेंस कंपनियां हैं। इस पर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव और फिर मार्केट बिग वॉइस पे हमारे साथ तैयार है नवीन कुलकर्णी, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश सातपुते, ये हाल देखिए, और हाल मैं स्पेसिफिकली हाल इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इकलौता वायदे बाजार का हिस्सा है। कल तेजी, आज भी तेजी, लगातार इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। 5200 के ऊपर ये जो ट्रेड वायदे बाजार में बैठ रहा है, अब तेजी के तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये ओवरबॉट जोन में है या नहीं अभी? हर्षदा जी, मुझे लगता है कि एचएल डेफिनेटली इस सेक्टर को लीड कर रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये ओवरबॉट जोन में है। तो जनरली ट्रेड ये हो रहा है इसमें कि एवरीडे तेजी जो होती है, तो कल का जो लो है ये स्टॉप लॉस के तौर पे आ जाता है। एज ए ट्रेडर जब ये मोमेंटम प्ले होता है तो कल का लो स्टॉप लॉस लेके काम करना होता है। दूसरी चीज, आप टारगेट इसमें प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी होता है, ब्लू स्काई जोन होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आज के हिसाब से अगर सोचना है तो भी इसका स्टॉप लॉस होगा 4900 का। तो 4900 का स्टॉप लॉस रख के आप इस मोमेंटम को राइड करें। प्रोबेबली मुझे लगता है 5400 5500 तक का मूव एक्सपायरी के पहले इसमें मिलेगा। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, छोटी मोटी वीकनेस हो जाती है वो बात जुदा है, लेकिन यस, एचएल, बीएल, भारत फोर्ज बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है ये तीनों काउंटर स्ट्रांग है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए हाल पर एक पर्सपेक्टिव, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप रखते हैं। मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ नवीन कुलकर्णी जुड़ रहे हैं। नवीन, स्वागत है आपका। आप मार्केट पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लूँ उससे पहले स्पेसिफिकली ये डिफेंस कंपनियों पर आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि एक तरफा मूव्स देखने को मिले, नथिंग स्टॉपिंग दीज काउंटर्स ऐसे लग रहा है। अब यहाँ से नए ट्रिगर्स क्या ढूंढे हैं मार्केट ने कि बेझिझक महंगे वैल्यूएशंस, ओवरबॉट टेरिटरी में, उसके बावजूद तेजी आ रही है? जहां तक डिफेंस स्टॉक्स का आप देखेंगे, जो परफॉर्मेंस रहा है ये काफी स्ट्रांगली बैक फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी है, क्योंकि ये सब कंपनीज के जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं, राइट। अगर आप बीएल के अर्निंग्स देखेंगे, आप एचएल के अर्निंग्स देखेंगे, तो इनके अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रांग रेट पे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए स्टॉक्स भी रीरेट होते जा रहे हैं। जब तक ये अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग रहेगी तब तक स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। ग्लोबल एनवायरनमेंट भी ऐसा है जहां पे डिफेंस इक्विपमेंट का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो ये जो स्ट्रांग टेलविंड्स है सेक्टर में जब तक रहेंगे तब तक तो स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये हमने बहुत बार देखा भी है, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक यूनिक केस है डिफेंस के साथ, ये पहले भी हुआ है काफी सेक्टर्स में जहां पे भी टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं तो उसके कारण स्टॉक्स रीरेट होते जाते हैं, एंड इसका कोई क्लोजर नहीं दिखता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जब तक टेलविंड्स है सेक्टर में और अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग रहेगी तब तक ये स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। क्वेश्चन यही है कि ये लेवल से कितना और अपसाइड है, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि स्टॉक्स हमेशा ये सेक्टर में आज की बात नहीं करूंगा, अगर 4 महीने पहले भी जाओ तो भी ये स्टॉक्स ओवरबॉट लग रहे थे और आज भी ओवरबॉट लग रहे हैं, लेकिन टेलविंड्स इतने स्ट्रांग है कि परफॉर्मेंस जारी है इनका। हाल एक ऐसा स्टॉक है जिसने बड़ा फोमो दिया है। जब ये लिस्ट हुआ था तब मार्केट तेजी में था, ये स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा था, तो बड़ा फोमो हुआ कि हमारा स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब लोगों ने बेच दिया
तो फिर अब फोमो हुआ कि हमारे पास हैल नहीं और हैल चलने लगा। सो इट्स अ वेरी क्यूरियस केस ऑफ हैल, जिस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया है। कमिंग टू द ब्रॉडर मार्केट नाउ नवीन, जो कल मूव आया और जो हरकत एफआईआईज ने कल के ऑफ कोर्स वो आरबीआई की तरफ से जो एक्सूबरेंस दिखाया है और वो डिविडेंड पे किया सरकार को, इज इट अ टर्निंग पॉइंट एफआईआईज की वापसी के लिहाज से, उनके फंड फ्लोज के लिहाज से, स्पेशली क्योंकि कल हमने वो डेटा पॉइंट्स देखे हैं बैंकों में किस तरह की एफआईआईज की खुद शॉर्ट कवरिंग हुई है? तो जहां तक एफआईआर का सवाल है, अगर हम देखेंगे कि ये महीना जैसे स्टार्ट हुआ है, इनफैक्ट पिछले महीने भी अप्रैल के महीने में भी एफआईआईज वर नेट सेलर्स, थोड़ा बहुत बेचा ही था उन्होंने, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बेचा था। और ये महीना जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी स्पाइक कर रहा था। वोलेटिलिटी अभी भी मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा है, तो सेलिंग काफी आई थी एफआईआईज की। तो टू सम एक्सटेंट एफआईआईज इवेंट के हिसाब से हेज भी कर रहे थे अपना पोजीशन, और मे बी कुछ एफआईआई शॉर्ट भी गए होंगे। तो ओवरऑल ये था कि शॉर्ट कवरिंग एट सम पॉइंट इन टाइम वाज एक्सपेक्टेड। तो शायद वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा अर्लियर देन एक्सपेक्टेशंस आया, तो जिसके वजह से रैली कल काफी स्ट्रांग रही है। टू सम एक्सटेंट मैं ये कहूंगा कि ये रैली ने हमें भी सरप्राइज किया है कि जो स्ट्रांग रैली रहा है एट अ विक्स ऑफ 21, जिस हिसाब से मतलब मार्केट ने अपमूव दिया है वो काफी सरप्राइजिंग रहा है। अभी यहाँ से कैसे बिहेव करता है ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि मार्केट में रिस्क अभी भी एटलीस्ट जो विक्स इंप्लाई कर रहा है वो हायर देन एवरेज है। तो उस हिसाब से मार्केट शायद थोड़ा ये लेवल्स पे कंसोलिडेट कर सकता है, या प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस प्रोबेबली देयर कैन बी सम करेक्शन आल्सो। तो ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा ओवर द नेक्स्ट 10 days और सो ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। अच्छा नवीन जी, मुझे याद आता है पिछले 3 बजट में जो कैपेक्स का आवंटन था, आई मीन शायद 2022 में 7.5 लाख करोड़ का था, 7.5 ट्रिलियन का, उसके बाद वो 10 लाख करोड़ का गया। इस बार आरबीआई द्वारा दिए गए इस डिविडेंड के बाद, देखिए एक इवेंट तो हम प्ले कर चुके हैं, बट एग्जैक्टली जितने रिसोर्सेज सरकार के पास इस वक्त बजट से पहले हैं, क्या उस कैपेक्स की रकम में एक सब्सटेंशियल जंप इस बजट में आ सकता है? मेरा अल्टीमेटली प्रश्न ये है कि क्या इस वक्त कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये सारे स्टॉक्स चल चुके हैं एलएनटी को छोड़ के, स्टिल अपना जो पैरेलल है वो स्ट्रांगली प्रेस करना चाहिए इन काउंटर्स में? फ्रेश बैंक की गुंजाइश है कैपिटल गुड्स में, और करना चाहिए क्या कंसिडरिंग बजट बहुत नज़दीक खड़ा है और आपके पास रिसोर्सेज हैं इस बार उसमें देने के लिए? जहाँ तक गवर्नमेंट केपेक्स का सवाल है, गवर्नमेंट केपेक्स काफी समय से कर रहा है और हर साल गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ा भी रहा है। लेकिन ये इंक्रीमेंटल डिविडेंड के वजह से गवर्नमेंट ज्यादा स्पेशल फोकस करेगा ऑन केपेक्स लेड थीम। मुझे इस चीज के बारे में गेस करना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप थीम देखेंगे जो कैपिटल गुड्स सेक्टर या केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स है, गवर्नमेंट केपेक्स तो एक तरफा एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है मैं कहूँगा, लेकिन जो प्राइवेट केपेक्स है वो ज्यादा बड़ा होता है इवेंचुअली, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट कैन ओनली स्पेंड सो मच, एंड गवर्नमेंट का जो एरिया ऑफ स्पेंडिंग होता है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ये सब फोकस एरियाज ज्यादा होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट केपेक्स है, जो मतलब बड़े बड़े सेक्टर जैसे यूटिलिटीज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, मेक इन इंडिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, और ऐसे बहुत सारे जो है वहां पे जो केपेक्स है वो बहुत ज्यादा आ सकता है। एंड ओवरऑल जो इकोनॉमी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो रुझान है, इसके अलावा जो पावर कंजम्पशन का जो रुझान है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सब एरियाज में केपेक्स आने की संभावना काफी ज्यादा है और काफी तेजी से पिकअप होने की संभावना भी ज्यादा दिख रही है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट केपेक्स जो है वो थीम काफी मेजर होगा नेक्स्ट 4 से 5 साल के लिए, एंड वो विल बी द की driver for capital goods and capex related themes rather than government capex, because government capex will continue to remain elevated but will not be the key driver from here on. ये मेरा व्यू है। अच्छा नवीन जी, इस बार एस्ट्रल की जो अर्निंग्स थी थोड़ी सी अगर आप देखें निराश करने वाली थी, बट अदर दैट अगर आप पॉलीकैब को देखें, स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने। अच्छा
पॉलीकैब हो गया या फिर एशियन पेंट्स हो गया या फिर पिडिलाइट हो गया, स्पेशली आई मीन कंसिडरिंग क्रूड प्राइसेस जो कि 81 की ट्रैजेक्टरी में है, विद ऑल आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशंस उनके परसिस्ट करते हुए भी 81 के पास खड़ी हुई है। रियल स्टेट में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ है आपका, स्पेशली इन 3-4 पॉकेट्स पे सर, एस्ट्रल पे, पिडिलाइट, पॉलीकैब, हेवल्स, इनमें व्यू क्या है आपका? स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर इसमें? जहाँ तक अगर आप ऐसे देखेंगे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसा सेक्टर है, राइट, हम ब्रॉडली इन सबको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हम इनको बांधेंगे। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे दिख रहा है कि अपटिक हो रहा है। इसके अलावा आप छोटे-छोटे कंपनीज देख लीजिए, जैसे जो मतलब कोई मतलब लेट्स से वी-गार्ड जैसे कंपनी हो गई, राइट, ये सब कंपनीज में भी थोड़ा बहुत अपटिक दिखा है इन सदर्न मार्केट्स, राइट। तो ओवरऑल ये दिख रहा है कि मतलब नेक्स्ट 6 से 12 महीने फॉर द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस काफी स्ट्रांग रह सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थीम मुझे दिख रहा है। तो इसमें वाइड रेंज ऑफ कंपनीज है जहां पे मुझे लग रहा है कि अपटिक आ सकता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक जाऊं, जैसे पेंट्स अगर सेक्टर देखूं, तो वहां पे कुछ और चैलेंजेस है, मार्जिन का प्रेशर है, नए कंपटीशन एंटर करने की वजह से कुछ और चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के बारे में मैं सोचूं, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में ओवरवेट रहना एक इम्पोर्टेंट थीम हो सकता है। एंड इसमें मुझे लग रहा है कि पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा है यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे इलेक्शन में भी काफी स्पेंडिंग हुई है, वो भी लोगों तक पहुंचा होगा। एंड बहुत सारे थीम प्ले आउट होंगे नेक्स्ट 6 से 12 महीने में। तो स्टॉक्स लाइक मतलब जो भी स्पेस जहाँ पे हैवेल्स ऑपरेट करता है, जहाँ पे लेट्स से डिस्क्रिशनरी में बाकी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वहां पे लगता है कि उनको बेनिफिट मिलेगा, और ये स्पेस में मुझे लगता है कि अपटिक काफी स्ट्रांग आएगा इन द नेक्स्ट 6 to 12 months। नवीन, एक स्पेस टेक्नोलॉजी, उस पर आपकी क्या रहेगी एंड क्या राय रहेगी? एंड आई वांट टू स्पेसिफिकली आस्क ऑन टीसीएस और आपका विप्रो इस साल थोड़े बहुत चले, नॉट विप्रो, इन्फोसिस थोड़े से चले, लाइक टीसीएस एट द मोस्ट 1%, लेकिन जो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है दिग्गजों में वो माइंडट्री रहा है। ये दिग्गज निफ्टी के बड़े स्टॉक्स जो चले नहीं हैं, क्या उनकी बारी आएगी अपोजिशन लेने की? जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, वहां पे जैसे जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जैसे डिफेंस सेक्टर का, तो वहां पे सबसे बड़ा टेलविंड है कि सेक्टर का ग्रोथ इतना स्ट्रांग है कि वहां पे स्टॉक्स री-रेट होते जा रहे हैं। और जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, वहां पे जो टेलविंड्स है वो काफी वीक है और ज्यादा हेडविंड्स है वहां पे। तो वो चैलेंजेस रहे हैं। तो ये चीजें कब टर्न अराउंड होगा, उसके बारे में क्लैरिटी थोड़ा सा कम है इस समय। हालांकि ये जो स्पेस है, ये स्पेस में जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है वो बहुत ज्यादा हाई है। कंपनीज में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वेरी एफिशिएंटली मैनेज। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स वहां पे है, जो मतलब कंपनीज अपने तरह से काम कर रहे हैं और बिजनेस मॉडल्स को अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि और 1 से 2 क्वार्टर तक ये स्पेस में एक्साइटिंग नंबर्स तो मुझे लगता है कि डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेशर आईटी सेक्टर में रहेगा। हालांकि बीच-बीच में आई थिंक टेक्निकल ट्रेड्स शायद लोग बिठाएंगे, उस हिसाब से थोड़ा बहुत रिटर्न्स बन सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक ऐसे कोई कंसिस्टेंट रिटर्न ये सेक्टर में इजीली बन सकता है। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस ही रहूंगा ऑन आईटी सेक्टर। टू बी ऑनेस्ट, हम लास्ट 12 मंथ से आईटी सेक्टर पे कॉशियस ही है। हमारा पोजीशन इन आईटी सेक्टर इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 इन आवर पोर्टफोलियोज। तो हमारा कॉशन स्टैंस ये सेक्टर में अभी मेंटेन्ड है। नवीन, टेलीकॉम में क्या इस समय एक्सपोजर बढ़ा है? जहां तक टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है, लास्ट टाइम भी मैंने ये बात कही थी और इस बार भी मैं सेम बात को रिपीट करूंगा। टेलीकॉम सेक्टर एक्साइटिंग सेक्टर है। यहाँ पे टैरिफ हाइक्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सेक्टर स्टेप फंक्शन की तरह चलता है ऑन टैरिफ हाइक्स। लेकिन इंपॉर्टेंट थीम यही है कि ये सेक्टर में आगे जाके कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से जो की बेनिफिशियरीज है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत क्रिटिकल है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अभी डाउट बहुत कम है कि कंपनी सॉल्वेंट होगी कि नहीं होगी। तो इसमें जो हमें लगता है कि जो बेस्ट पॉसिबल प्ले है वो इंडस टावर्स है। तो उस हिसाब से, क्योंकि वो टावर्स लीजिंग बिजनेस में है, जो सेक्टर में जो ग्रोथ आएगी और जो केपेक्स होगा उसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा।
एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो कंपनी में जो चैलेंजेस थे, राइट, कि टेनेंसी के, ये सारे चैलेंजेस अभी मिटिगेट हो रहे हैं, आगे जाके ग्रोथ पिकअप होगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंडस टावर्स की स्टोरी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है एंड नेक्स्ट 2 से 3 साल तक ये स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स गुड स्पीकिंग टू यू। तो इंडस टावर जैसे ट्रेड्स में शायद अब अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करेंगे लोग। अच्छा, मनप्पुरम फाइनेंस, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नंबर्स आ चुके हैं। मुनाफा करीब 36% बढ़कर आया है। करीब 563 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है डिलीवर। ब्याज से आय के फ्रंट पर कंपनी ने जो डिलीवर किया है वो है 32% की बढ़त, 1494 करोड़ की ब्याज की आय। ये है फिलहाल कंपनी की तरफ से अपडेट। अब इसमें कुछ बारीकियां आएंगी कि गोल्ड लोन्स में कितना पिकअप देखने को मिला, एनपीए एसेट क्वालिटी की स्थिति क्या है, वो आगे डेटा पॉइंट्स निकल कर आएंगे तो उसको रिविजिट करेंगे। फिलहाल मनप्पुरम फाइनेंस 179-180 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ब्याज से आय और प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक ही लग रही है, 30-35% तक का इजाफा वहां पर देखने को मिला है। चलिए अब जायजा ले लेते हैं डीलिंग रूम का। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए किस पर आज चर्चा डीलर्स के बीच? तो हर्षदा, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ ABFRL की बातें हो रही हैं। डीलर्स को लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो आ सकता है और कहीं ना कहीं वो 298 से लेकर 300 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक पे रख रहे हैं और BTST की ट्रेड यहाँ अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। मई सीरीज़ की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ा है, यानी फ्रेश तेज़ी की पोजीशंस यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और जब से कंपनी ने एनालिस्ट मीट की है रिजल्ट्स के बाद, उसके बाद स्टॉक में एक स्टेडी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ 525 से लेकर 550 तक के टारगेट्स आ सकते हैं और बहुत सारे HNIs जो PSUs पे ऐसे भी बुलिश हैं वो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डीलर्स की एक्सपेक्टेशन आपकी स्क्रीन पे, स्टॉक स्पेसिफिक क्या है वो आपकी स्क्रीन पे रखते हुए, मीनवाइल निफ्टी बैंक एटलीस्ट एक अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, अच्छा क्लोज तो निफ्टी का भी है, मतलब ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हो रहा है, डे ट्रेड्स भी मिले, लेकिन पिवट पॉइंट्स के कंसिडरिंग करते हुए तो ये अच्छी चीज़ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि HDFC बैंक फाइनली, आई थिंक 3 फेलियर्स के बाद अब फाइनली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे बंद होता हुआ है। इतनी स्ट्रॉन्ग अप्रोच 200 डे को इसने नहीं की थी एटलीस्ट जनवरी 2024 से लेके अब तक कंसेक्यूटिव सेशंस में। अब आते हैं, काम करते हैं BTST ट्रेड्स पे, फिर रणनीति पे बात करेंगे, इंडस्ट्रीज पे क्या रखनी चाहिए। शुरुआत करते हैं मानस जी से। मानस जी, क्लोजिंग बेहतर है, बैंकिंग बेहतर सेटअप लेके जा रहा है अपने साथ, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड बलरामपुर चीनी पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, हाई टॉप हायर बटन का कंफर्मेशन दिया है। तो बलरामपुर चीनी के फ्यूचर में आई थिंक ये बैन में होगा विनेन जी, तो इसको स्किप करेंगे और जो दूसरा स्टॉक है उस पर ध्यान देंगे। तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कल का जो हाई था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, हाई टॉप हायर बटन क्लियरली दिख रहा है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि पिछला हाई जो 1180 के आसपास है उसको स्टॉक ब्रीच कर सकता है। तो एक्सिस बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करिए, 1164 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1195 की टारगेट सेट करिए। ओके, सही। अगर आप देखिए, महाराज जी ने गुगली दी, अभी जुबान पे 2 नाम थे, बलरामपुर चीनी, लेकिन जैसे ही मालूम चला डेरिवेटिव बैन में होता है। देखिए, होता ही है और बैन की लिस्ट अमूमन जहन में परसिस्ट नहीं करती है। और है क्या ना कि हम बहुत क्लोज हैं एक्सपायरी के, तो डेरिवेटिव बैन में इतने सारे स्टॉक है कि पूछिए मत, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो एक्सिस बैंक मानस की कॉल है। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे आप? कैरी करने के लायक है वो ग्लेनमार्क फार्मा, ट्रेड कर रहा है 1036 पर। ग्लेनमार्क फार्मा मूव्स दिखा रहे हैं कि मंडे को एक अपूर्ण मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 1030, 6 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1060 के नजर आते हैं, 1060 ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा, आई थिंक ग्लेनमार्क के भी नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, उस लिहाज से भी ये स्टॉक थोड़ा बहुत हरकत में रहेगा। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, देखिए मेरी नज़र अभी बैंकिंग पे है और उसमें से मेरा पिक रहेगा ICICI बैंक। बहुत ही क्लीन चार्ट है। आज एक सबड्यूड सा सेशन था, लेकिन कल इसमें एक ब्रेकआउट आया है और एक रिवर्सल ट्रेड है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बेयर ट्रैप रैली हमें खेलने मिलेगी, क्योंकि सामने एक्सपायरी है
तो उस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है 1160 का इसका टारगेट होना चाहिए। 1155 1160 ये मेरा टारगेट जोन है। तो आईसीआईसीआई बैंक बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1120 का, महज 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये फिलहाल 1160 की तरफ बढ़ सकता है काउंटर। रचना जी बताइए क्या ट्रेड लेंगी? जी मेरी तरफ से रिलायंस रहेगा। रिलायंस ने एक डाउनफॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है आज, और कल की बड़ी कैंडल के बाद आज कैंडल के टॉप पे कंसोलिडेशन दिखाया है। तो यहाँ मेरे हिसाब से खूबसूरत फॉलो थ्रू मिलना चाहिए हमें। तो यहाँ पे फ्यूचर्स 2970 पे है। अगर हम 2955 पे ऐसे लगा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो टारगेट होगा 3000 और 3020। ओके कविता जी, आप मंडे मॉर्निंग के लिए क्या पिक करेंगी? या सो वीरेन जी, बहुत अच्छा प्राइस सेटअप वोल्टास का बना हुआ है। सो वोल्टास 1368 के लेवल पर है। एज अ स्विंग टारगेट वी आर लुकिंग एट 1450 1500 के लेवल्स। तो मंडे मॉर्निंग टू 1340 1345 के स्टॉप लॉस के साथ आप वोल्टास लेकर जा सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1395 1400। वोल्टास की कॉल। अच्छा, आप चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी के पास मैं स्पेशली जा रहा हूँ कॉल के लिए। अक्सर होता क्या है, कभी कभी दो राजेश हो जाते हैं तो एक राजेश मिस कर जाते हैं। फिर यहाँ से घर निकलते हुए 3:45 के आसपास एक मैसेज आता है, बॉस मेरी कॉल तो ली नहीं आपने आज। सर आपकी स्पेशली रखी गई है, 3:16 पे आपकी कॉल जा रही है, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? एस्ट्रल पॉली के साथ जाना चाहूंगा। देखें तो अगर भारत की सबसे बड़ी पाइप और प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लास्टिक और अधेसिव में अच्छी ग्रोथ देखी गई। सैनिटरी वेयर में इन लोगों ने अपनी पहुंच बनाई है। हाल ही में पेंट का भी इन्होंने उद्घाटन कर लिया है। डिमांड वापस से इकोनॉमी में आ रही है। रियल स्टेट में, नए घरों में और होम इम्प्रूवमेंट में हम लोग डिमांड देखते जा रहे हैं। स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी ये लोग बढ़ा केपिक्स कर रहे हैं 100 करोड़ के आसपास। 500 करोड़ रुपया कंपनी में कैश है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। छोटी अवधि में 2200-2225 के टारगेट हो सकते हैं, और कोई डिलीवरी नहीं लेता है साल भर के नजरिए से, तो हमारा टारगेट इसमें 2800 रुपए का है। राजेश जी आजकल जोखिम लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सारी कॉन्ट्रा कॉल्स पिछली बार ली थी कोटक महिंद्रा बैंक, है ना राजेश जी? आज एस्ट्रल ली है, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट था। ये कहीं आसपास में कहीं मौत का कुआं आजकल देख रहे हैं क्या आप? आजकल वो जो सर्कस में होता है ना, वो मौत का कुआं। सारी कॉन्ट्रा कॉल, बिगेस्ट कॉन्ट्रा कॉल्स है। तो कोटक होल्ड करें अभी, आपका कन्विक्शन काम कर रहा है? कोटक होल्ड करें अभी, आपका कन्विक्शन काम कर रहा है? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए सर। कोटक और एचडीएफसी बैंक दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारी बहुत पॉजिटिव राय है। कोटक की कॉल आपकी अच्छी रही। आपने मेरे ख्याल से 3 तारीख को या फिर 6 तारीख को ये कॉल ली थी कोटक महिंद्रा बैंक की। वो एक कॉल काफ़ी अच्छी खासी रही, तो उसने अपना काम बखूबी किया। बहरहाल क्लोज निफ्टी बैंक का 48,966 के आसपास, 22,958। जहाँ तक देखिए रणनीति का सवाल है, मैं आपको एक बात बताऊँ, पोजिशनली कैरी करने में कोई दो राय नहीं है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी बैंक हो। जरा प्लीज़ दोनों स्क्रीन पर लिख आइएगा। और मैं ये 12 बजे भी बोला था आपको, और मैंने 2 बजे भी बोला कि कंसिडरिंग कंसंट्रेशन ऑफ कॉल्स एंड पुट एट 23,000, निफ्टी बहुत दूर नहीं जाएगा और बहुत दूर नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही थे विजिबल। कॉल पे और पुट पे दोनों पे इक्वल कंसंट्रेशन था। निफ्टी बैंक के साथ दिक्कत ये हो गई कि डिलीवर कर रहा था एचडीएफसी बैंक, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंक कर रहा था। अदरवाइज ये क्लोज बेहतर होता। बट स्टिल याद रखिएगा, निफ्टी बैंक को भी कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन कहाँ तक का? मेरे ख्याल से 48,560 या फिर 660 के क्लस्टर तक का। निफ्टी में ट्रेड अगर लेना होगा तो मंडे मॉर्निंग को फिर लेंगे, बट उसके लिए हमें 23,033 की ट्रैजेक्टरी को पार करना ज़रूरी होगा। और निफ्टी बैंक के लिए अब 49,091, जो कि सुबह की कमेंट्री मेंशन था, उसको पार करना ज़रूरी होगा, तभी कोई मूव आएगा। ट्रेड जो पोजिशनल है उसे कैरी करिए, बट बाकी को मंडे मॉर्निंग को देखेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स हैं, और लॉन्ग 51, शॉर्ट कवरिंग 25, ऑलमोस्ट उसकी आधी, शॉर्ट लगभग 66, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 41। आइए स्लाइड्स को देखते हैं। आज पूरे दिन वोडाफोन आइडिया, हालांकि याद रखिएगा वोडाफोन आइडिया एक समय करीब 12% ऊपर था।
इट वाज आई थिंक 1580। उसके बाद हालांकि इंट्राडे हाई से ये कोलैप्स हुआ, बट स्टिल 7.5% के ऊपर। भारत फॉर्ज शानदार परफॉर्मेंस, पीएफसी आरईसी शानदार परफॉर्मेंस, एचए एट ऑल टाइम हाई, और आदित्य बिरला फैशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव दिया। सेकंड स्लाइड आएगी, आरईसी में शॉर्ट कवरिंग थी, बलरामपुर चीनी क्योंकि डेरिवेटिव बैन में था, शॉर्ट कवरिंग हुई। आईएक्स, गेल, आदित्य बिरला कैपिटल, इनमें भी आज शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। उसके बाद जो स्लाइड आएगी आपकी स्क्रीन पे वो है शॉर्ट बिल्डअप की, इंटरग्लोब एविएशन। देखिए नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, प्लेसमेंट स्टॉक की थोड़ी रिस्की थी। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स से पहले एक वर्टिकल राइज आ चुका था, तो अर्निंग्स के बाद थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग, देन शॉर्ट। वेदांता, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लॉरस, जुबिलेंट, इन सब में शॉर्टिंग हुई। स्पेशली जुबिलेंट फूड्स अर्निंग्स के बाद से ही शॉर्टिंग कायम है। टोरेंट फार्मा, अंबुजा सीमेंट्स, आईआरसीटीसी, कमिंस ओरेकल फाइनेंशियल्स, इन सभी काउंटर्स में आज सॉफ्टनेस देखने को मिली। यहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। हर्षदा, पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि दिलचस्प हफ्ता, तो रिटर्न्स भी वैसे ही हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन रहा। 3 मेहमान थे हमारे साथ इस हफ्ते और तीनों के बीच का मुकाबला पूरी तरह से दिलचस्प था। समित चौहान, रूपक डे और वीरल छेड़ा। तो शुरुआती दिनों में समित ने थोड़ी लीडरशिप ली थी, फिर रूपक एकदम कंट्रोल में थे, लेकिन आज और कल में वीरल बस बाय फार आगे निकल चुके हैं। तो वीरल नियरली 9.68% के रिटर्न्स कमा पाए, 5.23% के रिटर्न्स के साथ समित दूसरे स्थान पर, और रूपक थे और समित ने लगभग 3% की कमाई की। वीरल, कांग्रेचुलेशंस, इस हफ्ते के विजेता आप साबित हुए हैं। बहुत ही उम्दा प्लेयर आप तीनों का ही रहा, और ऑफ कोर्स ये 23,000 से थोड़ी बहुत आंख मिचोली। कल का एक बहुत ही जोरदार सत्र। एक चीज मैंने नोटिस की, आप सब ने पीएसयू स्टॉक्स पर फोकस किया, और आज जाते जाते आपने बीएल जैसा ट्रेड पिक किया था, कॉनकॉर जैसा ट्रेड पिक किया था। क्या यही थीम अगले हफ्ते के लिए भी कारगर साबित होगी? गुड आफ्टरनून हर्षना जी, थैंक यू। देखेंगे तो निफ्टी अगर पहले हम बात करेंगे तो अगर देख रहे हैं तो आज पूरा दिन हमें साइडवेज ट्रेड देखने मिला है। ऑलमोस्ट अराउंड 50-60 पॉइंट्स में घूम रहा था, और 23,000 जो अपर लेवल का मार्क था वो आज क्रॉस किया था, पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। वहां से हमें थोड़ी करेक्शंस भी देखने मिली है। लग रहा है यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और हमें नेक्स्ट वीक में थोड़ा माइनर डिप देखने मिल सकता है। नीचे में देखेंगे तो अराउंड 22,750 और ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स अभी खेलेंगे। अगर वो ब्रेक करते हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, नहीं तो लग रहा है यहाँ से फिर से हमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकते हैं, और ऊपर में 23,200 से लेकर 23,400 के लेवल्स भी आ सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे तो अगर ये रिजल्ट्स का भी है, 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स भी है, तो थोड़ी वॉलेटाइल भी हमें देखने मिल सकती है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो पीएसयू स्टॉक्स अभी भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। खासा कर देखेंगे तो अगर डिफेंस स्टॉक्स है वो अभी भी बेहतर लग रहे हैं। बीईएल की बात करें तो अभी भी आज 297 पे चल रहा है, 3% अप है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल बाकी सब डिफेंस स्टॉक्स के मुताबिक देखेंगे तो थोड़ा ये अंडर परफॉर्म है। लग रहा है ऊपर में यहाँ से 320 से 350 के लेवल से हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है, तो मैं इस पे और भी कायम बना रहूंगा। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 280 के लेके हम बाय कर सकते हैं। लक टू यू वीरल। ऑफ कोर्स जब विजेताओं का मुकाबला होगा तब आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बहुत ही बढ़िया प्ले। तो जेबीएम ऑटो, कैम्स, अदानी पोर्ट और बीएल, ये इनके टॉप विनिंग ट्रेड्स थे इस हफ्ते। अच्छा, इस बीच बैन का भी एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज बायोकॉन, आइडिया, जीएनएफसी, एबीएफआरएल, तो ऑफ कोर्स अगले हफ्ते वो मंथली एक्सपायरी, इससे पहले कई सारी पोजीशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गई हैं। तो 138% की पोजीशंस बायोकॉन में, आइडिया, जीएनएफसी और एबीएफआरएल सब में 100% से ज़्यादा की पोजीशंस। इसीलिए हमने देखा है यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मूव भी आया, उस लिहाज से बैन में जाएंगे। लेकिन जगह बनाने के लिए एबी कैपिटल, मेट्रोपोलिस, आईएक्स, बलरामपुर चीनी और जी एंटरटेनमेंट में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है, इसीलिए यहाँ पर ये बैन से बाहर निकल सकते हैं। ये फिलहाल एक अपडेट आपके लिए, तो तैयार रहेगा आइडिया, बायोकॉन, जीएनएफसी और एबीएफआरएल जो बैन में जाएंगे उसके लिए। वैसे बलरामपुर चीनी मानस मेंशन कर रहे थे, मानस उसकी चर्चा हम सोमवार को करेंगे जब वो इवेंचुअली बैन से बाहर निकल आए। वैसे वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सेटअप उभर कर आ रहा है। ये फिलहाल आपके लिए स्थिति, एक शांत क्लोज आप कहेंगे, कंस्टिंग 22,955 के आसपास निफ्टी जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स जो 200-250 पॉइंट ऊपर था, आई रिमेंबर आज इंट्राडे में,
14 पॉइंट नीचे आ गया, वहां पर एक बहुत अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला है। तो ऐसे लग रहा है कि लोग बड़ी सारी मुनाफा वसूली करके जा रहे हैं, लेकिन बैंकों में ऐसा कुछ नहीं है। बैंकों में तो तेजी की पोजीशंस लोग कैरी कर रहे हैं। बैंकों में आप देखिएगा HDFC नेरली 1.5% ऊपर 1518 के आसपास का क्लोज आ रहा है। आज डे हाई 1519.90 था, तो 1520 आपको याद होगा कल ये मेंशन हुआ था लेवल, उसी के आसपास फाइनली जाकर टिक रहा है और होपफुली अगले हफ्ते यहां से ऊपर गाड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही एक्सिस बैंक में कुछ पोजीशंस कैरी होती हुई, इंडसइंड बैंक में भी कुछ तेजी की पोजीशंस कैरी हुई हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स जहां पर तेजी का सौदा बैठा है और बैंक निफ्टी उस लिहाज से 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड दिखाने में कामयाब। SBI की भागीदारी नहीं इस हफ्ते, इस दिन, और ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो प्योरली ये निजी बैंकों के बल पर रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो वीरू बस बैंक्स ही हैं और HDFC ने ही कमाल दिखाया आज पूरा दिन। बिल्कुल, बैंक सस्ता, वोडाफोन का शोर था। लेकिन एक बात है अश्ता कि इस पैनल में अगर आप देखें आज जो क्लोजिंग में ट्रेड्स पिक किए गए उसमें पूरी तरीके से ऑटो की प्रेजेंस थी। एंड लुक एट ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स आज 23,866 पे अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर बंद होगा। और आप पैमाइश कीजिए अश्ता, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 24 मई, और मैं अगर कंपेयर करूं लास्ट मई से ये इंडेक्स क्या चला, 24 मई 2023 को इसका प्राइस था 14,000, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 24,000। 10,000 पॉइंट का स्विंग विद इन 1 ईयर टू डेट इसने दिया है अब तक। तो आप देखिए क्या M&M ने किया, क्या टाटा मोटर्स ने किया। टाटा मोटर्स CY23 का इंडेक्स का सबसे सब्सटेंशियल मूव देने वाला स्टॉक था। टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड एट ऑल टाइम हाई, बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई, हीरो मोटर कॉर्प ऑलमोस्ट क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। सबसे बड़ा मूव देने वाला और सस्टेनेबल विदाउट एनी वोलेटिलिटी। आप किसी भी सेक्टोरल इंडेक्सेस को जाके देखिए, इंडेक्स को देखिए, चाहे वो IT हो, चाहे वो केमिकल का तो खैर है ही नहीं, बाकी किसी को देख लीजिए, उससे कंपैरिजन में आपको स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और क्लोजर टू इट्स मतलब एट इट्स ऑल टाइम हाई निफ्टी ऑटो इंडेक्स। शानदार मूव यहाँ पे। ये क्लोजिंग भी नाम थी आज इसी के। अच्छा, वोडाफोन आइडिया 15 पे फाइनली एक क्लोज आता हुआ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा आज भी कल, परसों और उससे एक सेशन पहले के वॉल्यूम्स के तुलना में अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना वॉल्यूम्स थे और 2 गुना वॉल्यूम्स के बीच में ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी बंद हुआ। PFC में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, याद रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। उसके बाद REC में 3.25% का मूव, बट ये भी अपने करियर के सेकंड बेस्ट ट्रैजेक्टरी जाके क्लोज होता हुआ। और बैटरी स्टॉक्स की श्रेणी में एक्साइड, आज इसने एक अटेम्प्ट लिया ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में क्लोज होने का, हालांकि सक्सीड नहीं हो पाया, बट स्टिल एक अच्छा क्लोज। वॉल्यूम्स अच्छे थे एक्साइड में भी, मतलब मैं ये वॉल्यूम्स के बारे में बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। एक्साइड का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 30 अप्रैल के बाद, यानी अगर आप मई की सीरीज को देखें तो मई का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था आज एक्साइड इंडस्ट्रीज का। खैर, इस स्ट्रॉन्ग क्लोज का को देखने के चलते हैं हर्षिता के पास अब बड़ी वॉल पे। हर्षिता, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, एक दिन इंटरेस्टिंग, 23,000 के ऊपर हम निकले लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए हैं। ऊपरी लेवल से एक हल्का हुआ मार्केट, प्रॉफिट बुक हुआ है 22,947 के आसपास तक का क्लोज देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक थोड़े फॉर्म में करीब 200 पॉइंट तक की तेजी बनती दिखाई दी। मुझे डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स से हो रही है, क्योंकि वहां पर एक बहुत तगड़ी, बहुत ही मीठी रैली देखने को मिली थी, लेकिन वो टिक नहीं पाया है। 32 अंकों की गिरावट वहां पर देखी गई है। आज निफ्टी IT का बिल्कुल साथ नहीं, 250 अंकों का करेक्शन इस इंडेक्स ने दिखाया। इसीलिए हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से मार्केट कुछ कुछ करेक्ट होता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो गिरने वाले शेयरों के फेवर में फाइनली गया है, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स में कुछ कुछ करेक्शन ऊपरी लेवल से आया। फटाफट से आपके लिए सेक्टोरल सिचुएशन पहले मैप कर देते हैं, फिर आएंगे कि कौन से बड़े ट्रेड्स उभर कर आए हैं। तो देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग कई जगह हुई है। एक ऑफ कोर्स IT में, दूसरी PSU बैंक्स तो फ्लैट थे क्योंकि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। FMCG में आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी, टाटा कंज्यूमर, ITC एंड द लाइक्स में। निफ्टी IT का यही हाल। मेटल दूसरा दिन जहां पर सपाट ट्रेड, फार्मा काउंटर्स में भी कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। निफ्टी बैंक जमा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी बनी, NBFCs का साथ था। कैपिटल गुड्स में लगातार तेजी बनी है। ऑयल एंड गैस में रिलायंस का योगदान जरूर बनता दिखाई दिया है, और डिफेंस का अगर सेक्टर होता अलग से इंडेक्स तो वहां पर भी तेजी देखने को मिलती। अब आते हैं हीट मैप पे। साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा जो मैं मेंशन कर रही थी,
FMCG और कंजम्पशन थीम और ये IT साइड, तो टाटा कंज्यूमर, टाइटन जैसे काउंटर्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला। ITC कुछ करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है आज। IT में TCS, विप्रो जैसे काउंटर्स, इन्फोसिस, HCL टेक जैसे काउंटर्स में दबाव देखने को मिला। एशियन पेंट्स भी आज थोड़े से साइडवेज ही हुआ है। रिलायंस 0.5% गिरा है, तो वहां पर भी एक ड्रैग बनता दिखाई दिया। लेकिन आज का हीरो ऑफ कोर्स HDFC बैंक है। भारतीय एयरटेल में अच्छी तेजी बनी। L&T में पूरे हफ्ते गेंस देखने को मिले हैं और ऑफ कोर्स एक्सिस का भी योगदान, इंडसइंड का योगदान आज रहा है दिन के पूरे दिन के लिहाज से। ओवर द वीक सिचुएशन कैसी उभर कर आई है वो स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। अदानी एंटरप्राइजेस 10% ऊपर। ऑफ कोर्स आज शाम को खुलासा हो जाएगा ये सेंसेक्स का हिस्सा बन रहा है या नहीं। कोल इंडिया, सिप्ला जैसे ट्रेड्स थे जो तेजी में बैठे हैं इस पूरे हफ्ते। अदानी पोर्ट, डीवीज लैब, L&T ऑफ कोर्स एक बाय फार विनर रहा है इस पूरे हफ्ते। 4% तक के गेंस बनते दिखाई दिए। जो नहीं चला उसमें सन फार्मा, नेस्ले और हीरो मोटो कॉर्प जैसे काउंटर्स थे। हीरो मोटो लार्जली आप कह सकते हैं साइडवेज रहा है और IT का पार्टिसिपेशन 0 था इस पूरे हफ्ते। मिड कैप्स में भी कुछ ऐसे विनिंग आइडियाज रही हैं। एक चीज आप कह सकते हैं कि बैटरी स्टॉक्स में अमर राजा 92% का गेन इस पूरे हफ्ते। अदानी पावर, यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स चले हैं। हैल जैसे स्टॉक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक था जहां पर अच्छे नंबर्स पर हमने देखी थी जोरदार तेजी। और ये कुछ लूजर्स हैं इस हफ्ते के। तो कुल मिलाकर एक अच्छा हफ्ता, एक बहुत बड़ी तेजी बनती दिखाई दी थी ऑफ कोर्स कल के सत्र में, आज सुबह में भी, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली हल्की सी, विच इज फेयर। सीधा सौदा का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज मुकाबला नीरज और यतिन के बीच था, तो ये ट्रेड्स अब आपके सामने जो बैठे हैं मैक्सिमम गेंस के लिहाज से। नीरज के लिए होनासा, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, वोडाफोन रहा। ऑर्किड फार्मा मंदी के तरफ का ट्रेड था। दूसरी तरफ जो यतिन ने पिक किया, पूर्वांकरा, CSC मंदी के साइड, लेकिन बीकाजी और इकरा इन्होंने पकड़ा था तेजी की तरफ। तो ये था पूरे हफ्ते का हाल, रिकॉर्ड क्लोज। ऑल्दो आज हम थोड़े, अगर आप देखें, आंकड़ों से मिस कर गए, बट सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने साथ हम कैरी करते हुए, अगर कंपेयर करें जो सेटअप आज सुबह हमें ग्लोबल हैंडओवर के मद्देनजर मिल रहा था, US में करीब 600 पॉइंट का डाउनफॉल था। बट दैट्स सो फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। कल याद रखिएगा, मतलब अगले हफ्ते हम एक्सपायरी वीक में ट्रेड कर रहे होंगे। गुरुवार को है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो सारे समीकरण, फैक्टर्स, स्टॉक्स एंड न्यूज़, सेटअप को लेकर, ग्लोबल मार्केट सेटअप को लेकर सुबह एक बार फिर से पूरा का पूरा पैनल हर्षता, मैं, नीरज जी मौजूद रहेंगे मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।